हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लेक्चर नंबर 3। और आज का टॉपिक रहेगा, हम लोग कुछ प्लांट हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। और बेटा क्वेश्चन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बस चेक करेंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आपको मैं प्रॉपरली दिख रहा हूं। तो उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले किस तरीके से मूव करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन लेंगे हम लोग, और जो आपके लास्ट लेक्चर के डाउट थे उसको देखकर हम फटाफट से प्लांट ग्रोथ हार्मोन पे मूव करने वाले हैं। तो फटाफट से मुझे बता दो कि आपको मेरी आवाज आ रही है और आपको मैं विजिबल हूं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रूल ये रहेगा कि आप अभी तो ओके लिखिए, उसके बाद आप कोई चैट नहीं करेंगे। जब डाउट मैं बोलूंगा तभी आप पूछेंगे, नहीं तो चैट रोक कर रखेंगे। जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने थम्स अप कर दिया है, इसका मतलब उन्हें आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं। मैं कुछ चीजें बेटा क्लियर कर देता हूं जो आप लोग मतलब सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए। बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम जब होता है, एग्जाम की हलचल होती है, मतलब जैसे नीट खत्म होता है या नीट आने वाला होता है, उस वक्त एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं, जिसे हम हाइपर एक्टिव कहते हैं। काफी सारे क्वेश्चन बनाते हैं, काफी ज्यादा टाइम देते हैं और धीरे धीरे ग्राफ्स नीचे की तरफ गिरने लगता है। आपको बेटा सिलेक्शन करने के लिए एक अकेला मंत्र ये है, डेली का डेली लेक्चर कंप्लीट करो, बैकलॉग मत होने दो, और कुछ भी करके आपको डेली का डेली समझना रहेगा और अपना सारा डीपीपी आपको कंप्लीट करना है। मैं डीपीपी के क्वेश्चन बेटा नए बना रहा हूं। नए बनाने का मतलब क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर के भी होंगे, हो सकता है वो कंपेयर करेंगे कि इस बार डीपीपी के क्वेश्चन अलग हैं थोड़े से। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि सेम है। तो आपको बेटा ये समझना पड़ेगा कि हम भी आपके लिए एकदम एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपी दे रहे हैं, तो प्लीज उसको सही से करो, उसी में से पूरा पेपर आएगा। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करें। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग। सही है। डिफरेंशिएशन में डाउट है बेटा, बिल्कुल मैं एक बार आपको रिपीट करूंगा। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। पर फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को एनाटॉमी में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, उसके बाद भी मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया था उसे, ठीक है, तो आप अगर उसको ध्यान से दोबारा देखो तो कुछ चीज समझ आएगी आपको। क्लियर? ठीक है, बेटा रिवीजन एक अगला स्टेप होता है किसी भी चीज का। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन तो तब करोगे ना जब डेली का डेली पढ़ोगे। तो सबसे पहला टारगेट होता है कि आप डेली का डेली अपना सिलेबस कंप्लीट किया करो, उसके बाद ही आप आगे का पुराना रिवाइज करना और ये सब प्लान कर पाओगे। अगर डेली का रिवीजन आप चैप्टर कंप्लीट ही नहीं करोगे तो रिवीजन किस चीज का कर रहे हो? बैकलॉग इकट्ठा होता चला जाएगा, है ना? ठीक है, एक कह रहा आज क्या चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? हाँ बेटा, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैं रजनीकांत हूं और एक दिन में 5 चैप्टर करा सकता हूं। कैसी बात कर रहे हो बेटा? प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, आपको हार्मोन एक दिन में थोड़ी पढ़ाया जा सकता है। हार्मोन बड़ा टॉपिक है, समझा के पढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोई चैट नहीं देखूंगा, मैं 5 से 7 मिनट पुराना रिवाइज करूंगा। जो हमने आपको कराया था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, नया आगे कराएंगे। सबसे पहले आज का टारगेट हमारे पास क्या रहेगा, गोल है कि हम लोग ये कर चुके हैं बेटा, आपको पता होगा हम ये कर चुके हैं, हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को, है ना, इनको पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो आज का गोल है मेरे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन के बारे में, जिबरलिक एसिड और हो सकता है साइटोकाइनिन पे आ जाए, पर ये दो भी कर पाए तो काफी अचीवमेंट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, तो चैट रोक दें। हाँ, इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा बेटा? इसके बाद सेल साइकिल कराऊंगा क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे, आपके पास अभी मैंने मंथन लेवल का असाइनमेंट नहीं दिया है किसी भी चैप्टर का, और ट्रांसपोर्ट, मिनरल और फोटोसिंथेसिस का तो इवन मेरे ख्याल से शायद वो भी पेंडिंग है आपका, जो सक्षम वाला, वो भी आपको साथ के साथ अब देंगे क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब मैं रिवाइज करने वाला हूं लास्ट जो हमने किया था, प्लीज चैट मत करो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैंने रिवाइज करना है आपको 5 मिनट दो और ध्यान से सुनना कि आपको सारी बातें याद हैं। सबसे पहले मैंने आपको ग्रोथ पढ़ाया था,
ग्रोथ का क्या मतलब होता है? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, नंबर ऑफ ऑर्गन्स और नंबर ऑफ सेल्स, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। प्लांट ग्रोथ के कुछ फीचर आपको बताए थे, या ग्रोथ के कुछ फीचर बताए थे। मैंने कहा था एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होता है, पर एनाबोलिज्म ज्यादा होता है, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इरिवर्सिबल होता है, और ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। जब आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो उसे कहते हैं इट कैन बी क्वांटिफाई। क्या बोलते हैं? इट कैन बी क्वांटिफाई, ऐसा हम बोलते हैं। नेक्स्ट चीज ये है बेटा, नेक्स्ट चीज ये है कि हमने आपको कहा था प्लांट ग्रोथ के फीचर बताए थे। प्लांट ग्रोथ सबसे पहले हमने कही थी बेटा इनडेटर्मिनेट होती है। एनसीईआरटी ने बाद में लिखा है इनडेटर्मिनेट और डिटर्मिनेट दोनों होती है। मतलब प्लांट ग्रोथ हमारे पास थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, और कुछ ऐसे ऑर्गन है जैसे लीफ है, उसका एक साइज होता है ना, इससे बड़ी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ होता है, तो वो पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हमने कहा था प्लांट ग्रोथ ओपन होती है, मतलब नए सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं, क्लियर है। और प्लांट ग्रोथ इनडेफिनेट, या हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि भाई मेरिस्टेम वहां पर होती है। प्लांट ग्रोथ एक फिक्स लोकेशन पर होती है, मतलब एपिकल मेरिस्टेम टिप पर, रूट एपिकल यहां अंदर होगी तो लेटरल मेरिस्टेम होगी, जिससे चौड़ाई बढ़ेगी, गर्थ बढ़ेगी। लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल है कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम, जो किसी भी डाइकॉट प्लांट या जिम्नोस्पर्म की चौड़ाई बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि हाउ टू मेजर ग्रोथ, तो मैंने कहा था कि ग्रोथ का मेन कारण इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म है। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल होता है, तो उसकी वजह से होने वाले बदलाव को हम मेजर करते हैं। और वो बदलाव क्या क्या है? सेल का नंबर बढ़ना, सेल का मतलब बेसिकली नंबर बढ़ना, उसका प्लांट के ऑर्गन्स का फ्रेश वेट बढ़ना, ड्राई वेट बढ़ना, ये सब बताया था। मैंने कहा था किसी का वॉल्यूम बढ़ना, वेट बढ़ना। हमने कहा था पॉलन ट्यूब की लेंथ बढ़ना, वाटरमेलन के जो सेल्स हैं उनका साइज बढ़ना। आप याद करिए, क्लियर है। मेज में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहे थे हम लोग, ठीक है, ये चीज आपको बताई थी। फिर मैंने कहा था कि भाई ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस होते हैं। फेजेस देखने का मतलब हम क्या करते हैं, किसी रूट टिप को लेते हैं और उसमें अलग अलग फेजेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला फेज मैंने कहा था मेरिस्टेमेटिक फेज। अब हमेशा याद रखो, मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब ये वो फेज होता है जिसके अंदर सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। आपको डिवाइडिंग सेल्स के फीचर याद करने हैं। आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि कोई नॉर्मल सेल होता है, उसमें सेल वॉल होती है, मतलब नॉर्मल प्रॉपर डेवलप सेल में एक सेल वॉल होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। लेकिन जो डिवाइडिंग सेल होता है उसके अंदर जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो जस्ट बनी होती है, उसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल नहीं होता, न्यूक्लियस बड़ा होता है, उसे कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, और उसमें काफी काम चल रहा होता है, मतलब कि प्रोटीन बन रही होती है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। क्या वर्ड यूज करते हैं? डेंस साइटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं। ये आपको बताया था। उसके बाद हमने बेटा डेंस साइटोप्लाज्म बोला था, उसके बाद बोला था बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एनिमल्स में जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि पॉरीफेरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिलेंट्रेटा में हमारे पास, सॉरी, पॉरीफेरा में मेरे पास सेलुलर होता है, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल होता है। जब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कराने के लिए हमारे पास न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर न्यूरॉन्स नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि सेल्स के बीच में कनेक्शन रहे, कि उन्हें आपस में क्या काम करना है। तो ये जो कनेक्शन होता है सेल्स के बीच में, जिसमें साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट होता है, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इस कनेक्शन से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है या कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश किया जा सकता है। दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये कनेक्शन जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है टूटते जाते हैं, क्योंकि सेल का फंक्शन फिक्स होता जाता है कि उसने ये काम करना है। तो मेरिस्मेटिक रीजन में न्यूक्लियस कॉन्स्पिक्यूअस होगा, मेरे पास बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होंगे, और उसके साथ मेरे पास क्या होगा बेटा, उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट चीज बोली थी, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस वगैरह के बाद डेंस साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल प्राइमरी होगी, वैक्यूल नहीं होगा। अब इस सेल को आपको इलोंगेट करना है। इलोंगेट का मतलब इसका साइज बढ़ेगा। किसी भी सेल का साइज ऐसे बढ़ता है कि उसमें आपको नई सेल वॉल का मटेरियल
मटेरियल बनाना पड़ता है और उसके साथ उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे उसका जो प्रोटोप्लाज्म, जो उसका एक तरीके का साइटोप्लाज्म है, वो जब बढ़ेगा और नई वॉल आएगी तो हम उसे कहेंगे वो एक्सटेंसिबिलिटी शो कर रहा है। व्हाट इज एक्सटेंसिबिलिटी? उसका साइज बढ़ रहा है। जिसे हम बोल सकते हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है बेटा, टर्जिड का मतलब होता है उसके अंदर पानी जाके वो फूल रहा है। इसे हम कहते हैं कि सेल की इलोंगेशन हो रही है। उसके साथ वॉल मटेरियल डिपॉजिट होता है। नॉर्मली सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की और पैक्टिन की। तो थोड़ा और पैक्टिन आ रहा होगा, ऐसा हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है कि सेल का साइज फिक्स हो गया, अब उसके प्रोटोप्लाज्म या फाइनली उसकी वॉल में कुछ भी चेंजेस होने होंगे वो होंगे और सेल अपना एक फिक्स काम कर रहा होगा। इसे मैच्योरेशन फेज कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा आपको, क्या सेल के अंदर मैं कोई ग्रोथ पैटर्न देख सकता हूं? ग्रोथ पैटर्न देख सकता हूं। तो मैंने कहा यार दो तरह की ग्रोथ पैटर्न दिखते हैं सेल्स को लेके प्लांट के अंदर। एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब होता है एक सेल डिवाइड करके दो सेल, दो से तीन सेल, तीन से चार सेल, मतलब हर एक फिक्स टाइम में एक सेल बढ़ रहा है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाता है। उसीलिए उसकी इक्वेशन को मान लो हम लेंथ से बनाते हैं तो ये इक्वेशन आती है। आप समझ रहे हैं? ये आर जो है ये अरिथमेटिक ग्रोथ रेट है, क्योंकि हर बार में एक एक सेल इंक्रीज हो रहा है। फिर हमारे पास क्या होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट आ जाती है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होता है हमारे पास, समझना ध्यान से। एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार बनते हैं, चार से आठ बनते हैं। पर मैं आपको यह समझा रहा हूं क्योंकि शुरुआती नंबर बहुत कम है तो ग्रोथ स्लो दिखती है। फिर जब वो नंबर बढ़ता है तो ग्रोथ अचानक से डबल हो रही है। तो मान लो मैं अगर 2 से 4 कर रहा हूं 1 मिनट में, लेकिन मैं अगर 500 से 1000 करूंगा वो भी 1 मिनट में कर रहा हूं, तो बाद में ग्रोथ बहुत तेजी से दिखती है। पर क्योंकि न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ग्रोथ के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो स्पेस चाहिए और एक न्यूट्रिएंट चाहिए। उसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए ये कर्व जो होता है स्टेशनरी। तो मुझे इस तरीके का कर्व दिखता है बेटा, मुझे इस तरीके का कर्व दिखता है ना, जिसे हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व। अब सिग्मोइड कर्व आपके सिलेबस में बेटा एंजाइम का भी है ना, एंजाइम का भी कर्व हम लोग सिग्मोइड बनाते हैं। तो वो कई ऐसी एक बहुत कॉमन कर्व है, सिग्मोइड कर्व बनता है हमारे पास। तो इसे लैग फेज बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये चीज बताई थी आपको। और इसकी इक्वेशन बताई थी WT इज इक्वल टू W0 E की पावर RT। अब यहां पे जो R है वो एक्चुअल में क्या है कि किस रेट से नया प्लांट मटेरियल बन रहा है, किस रेट से ये नया प्लांट मटेरियल बन रहा है। इसे इसलिए हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोल रहे हैं। एफिशिएंसी इंडेक्स मतलब किस स्पीड से नया प्लांट मटेरियल बन रहा है, उसको मैंने एफिशिएंसी इंडेक्स का नाम दिया। और R एक्चुअल में ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट है। अब देखो यहां पर R की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, पर यहां तो चेंज हो रही है ना। यहां देखो स्लोप कम है, फिर स्लोप ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, तो यहां R तो कांस्टेंट नहीं है ना। और R को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। एक्चुअल में क्या है, अगर मैं यहां के लिए वैल्यू देखूं, यहां के लिए वैल्यू देखूं, आप जो देख रहे हैं इसे, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट जो आएगा उसे हम R कह रहे हैं। ठीक है, जिसे एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। क्लियर है? नेचुरल सिस्टम में मेरे पास यही वाला ग्राफ दिखता है, क्योंकि नेचुरली जब मौका मिलता है सेल्स फास्ट डिवाइड करते हैं, फिर स्लो डाउन हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें मतलब बदलाव होता है। फिर हम ये कहते हैं कि कंडीशंस क्या है ग्रोथ की। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने फिर आपको कंपैरिजन बताया था कि ग्रोथ को देखने का क्या तरीका है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ एक तरीका होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक जरा क्वेश्चन सुनना मेरी तरफ से, एक मेरी तरफ से क्वेश्चन सुनना। आपको देखो कितना समझ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ। बेटा मैं जब तक ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कोई चैट नहीं देखने वाला हूं, तो कृपया आप चैट लिखें भी नहीं। चैट देखने का एक तरीका होता है कि पहले मैं अपनी बात कहूंगा, फिर आपकी चैट देखूंगा, फिर दोबारा से आपको बात बताऊंगा। देखो मैं आपको यही चीज समझा रहा था। मान लो ये लीफ जो है इसका पहले से एरिया 10 है, ठीक है, इस लीफ का पहले से एरिया 50 है, मान लेते हैं ऐसा। अगर मैं इनकी दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम कर दूं, मतलब दोनों में मैं क्या कर दूं, मान लो 10-10 इंक्रीज कर दूं, तो क्या इनकी रिलेटिव ग्रोथ सेम होगी? मान लो इसको 60 कर दूं और इसको 20 कर दूं, तो कितना कितना बढ़ा? 10-10 बढ़ा। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, रिलेटिव ग्रोथ डिफरेंट है। तो इसको मैं स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, देखो स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा। टू लीफ हैविंग डिफरेंट इनिशियल एरिया
दो लीफ हैविंग डिफरेंट इनिशियल एरिया, मान लो ए का 20 है, बी का 50 है, ए का 10 है, बी का 50 है। इफ सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ, तो क्या होगा? दे हैव डिफरेंट रिलेटिव ग्रोथ। उनकी क्या होगी? डिफरेंट क्या होगी? रिलेटिव ग्रोथ होगी। डिफरेंट हमारे पास क्या होगी? रिलेटिव ग्रोथ होगी। तो दो लीफ जिनका डिफरेंट इनिशियल एरिया है, ए मैंने यहां पे 10 लिखा, बी 50 लिखा, उनकी सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ है, तो उनकी डिफरेंट रिलेटिव ग्रोथ है। ये डबल हो रहा है, ये डबल थोड़ी हो रहा है। तो इस तरह की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो, ध्यान से सुने बेटा, मान लो दो लीफ है, ध्यान से देखना, एक का 5 है, ठीक है, और उसको मैंने बढ़ाकर 10 कर दिया या 20 कर दिया। एक का 10 था, उसको मैंने 20 कर दिया। अब मेरी बात सुनो, ये दो लीफ हैं जिनका इनिशियल एरिया अलग है, फाइनल एरिया सेम है, तो क्या इनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है? नहीं। रिलेटिव ग्रोथ सेम है? नहीं। एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई? इसकी कितनी हुई है? 15, इसकी हुई है 10। रिलेटिव ग्रोथ क्या हुई है? ये 5 से 20 हुआ है, इसका मतलब 4 टाइम गया ये लगभग, है ना, और इसमें क्या हुआ? जस्ट डबल हुआ है। तो इस तरह का स्टेटमेंट पहचानना सीखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ को लेके। एब्सोल्यूट होता है एग्जैक्ट कितना बड़ा, और रिलेटिव होता है कंपैरेटिव, कंपैरिजन करना है मुझे। क्लियर है? क्लियर? देवेंद्र कुमार यहां बेटा चाय बना रहा हूं मैं, पूछ रहा है कंफ्यूज बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ। पढ़े ना, कॉपी पढ़। एब्सोल्यूट नहीं समझ में आता है, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट कितना बड़ा, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन। देखना यहां पे 10 का 20 डबल, 50 का 60 डबल है क्या? दिस इज रिलेटिव कंपैरिजन, इनिशियल वैल्यू पे कितना बड़ा। तुम लोग ध्यान से पढ़ा करो बेटा, आप समझ नहीं रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि एकदम मीठी मीठी बात करें सर कि वाह बेटा तुम बहुत होशियार हो, जीवन में तुमसे अच्छा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। आपको समझ नहीं आ रही अभी भी, समझो इस चीज को। क्लियर है? क्लियरिटी अगर नहीं अभी भी समझ में आती है बात, तो प्लीज इस चीज को समझ लो कि ये कंपटीशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीजें समझनी पड़ेगी। एवरी टाइम खुद को नीचे दिखाकर कि हमें कुछ समझ नहीं आता, हम बहुत पुअर फैमिली से हैं, हमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नहीं सपोर्ट करेगा ऐसे। नहीं तो आपको मेहनत करो बेटा, खूब मेहनत करो, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। ये बहुत मुश्किल काम है, आप समझ नहीं रहे हो बेटा। आप सोचो ध्यान से कि उन 17 लाख बच्चों में, उन 20,000 25,000 बच्चों में आना बहुत मुश्किल काम है। अगर मेहनत नहीं करोगे, खुद को हमेशा ऐसे ही रखोगे कि नहीं यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमसे ये सवाल नहीं बनता, हम कर ही नहीं पाएंगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे कभी? अगर आपको टॉपिक ध्यान से देखो, समझो उसे, उसके डाउट को ऐसे समझो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बीच में तुरंत किसी क्लास में ज्वाइन करके सर ये कैसे आ जाएगा भाई, पुरानी क्लासेस देखी आपने? ऐसे थोड़ी होता है। ध्यान से पढ़ो। बेटा ये लाइफ का सबसे बेकार फेज होता है कि जब आप खुद को बहुत वीक और बहुत कमजोर शो करते हैं। ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अपने आप को स्ट्रांग रखो, मेहनत करने का जज्बा लाओ, तभी कुछ हो पाएगा। हम कितनी मदद कर पाएंगे बताओ मुझे, बताओ। टीचर का एफर्ट बेटा टॉपिक को लेकर होता है, सिलेक्शन सेल्फ एफर्ट से आएगा। कैसे आएगा? नहीं तो क्या आपने मतलब जो बोलते हैं कि सर ये नहीं आया, क्या आपने 5 बार देखी थी वीडियो, 6 बार देखी थी? क्या आपने एनसीईआरटी की लाइनें 10 बार रीड करी? जब आप हैबिट नहीं डालोगे सेल्फ फाइंड करने की, तब तक कैसे होगा सिलेक्शन, बताओ मुझे। नहीं होगा बेटा। आपकी परेशानियों का आपको हल खुद भी ढूंढना पड़ता है कि मुझे क्यों नहीं आता समझ। ठीक है, ये समझो इस चीज को। ठीक है, क्लियर? मैं बिल्कुल आपको सारा मैंने एक्सप्लेन, देखो ये तीसरी बार बता रहा हूं जबकि मैं। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट कितना बड़ा, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन। देखो 10 में 10 बड़ा, 10 इज एब्सोल्यूट। डबल हुआ दैट इज रिलेटिव। 50 में 60 बड़ा, 10 एब्सोल्यूट बड़ा। रिलेटिव आप देख लो, 10/50 कर लो। क्लियर है बेटा? क्लियर बच्चे? आप देखो जैसे क्या क्या परेशानियां हो सकती है, मैं आपको बताता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, उनको क्या लगता है कि उनका दिन भर में सिलेबस नहीं हो पाता। क्या आपने बिल्कुल एकदम लग कर करने की कोशिश करी है?
आप लगे रहो। मैं ऐसे एग्जांपल बताता हूं बेटा। 2017 सुमित नाम से एक बच्चा था, हिंदी मीडियम का ही था। 3 साल 4 साल ड्रॉप करने के बाद, 3 साल मेरे ख्याल से ड्रॉप करके उसका सिलेक्शन हुआ। लास्ट ईयर जिस साल सिलेक्शन हुआ उससे 1 साल पहले वो लाइनों में लगा रहता था, कैसे समझ नहीं आएगी, करके ही रहूंगा। फिर उस साल भी उसके कुछ मार्क्स कम रह गए, फिर अचानक फिर लगा, वो ऐसे लगा ही रहा। अब जाकर वो मेडिकल कॉलेज में। तो बात ये नहीं कि आप 4 बार ड्रॉप करो, बात ये है जब तक आप अपने अंदर नहीं लाओगे कि मुझे इसे करना है, तब तक होगा नहीं। सहारे बैठे रहोगे तो बेटा फिर सहारे लग जाओगे। मैं पहले बता रहा हूं इस चीज को। क्लियर? थोड़ा खराब लगता होगा आपको मेरी बातें, बिल्कुल लगे, लेकिन जब तक पढ़ोगे नहीं, खुद का एफर्ट नहीं डालोगे, नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है, अब आओ इधर जरा आगे आओ। मैंने क्या क्या पढ़ाया था, इधर देखो। मैंने एक डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक बताया था। अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देखो मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं। मान लो एक लीफ है, एक का एरिया 100 है, दूसरे का 200 है। इनिशियल एरिया अलग है, पर दोनों का अगर मैं 500 तक पहुंचा दूं तो दोनों की एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ दोनों डिफरेंट होगी कि नहीं, बताओ। अगर एक 100 से 500 ले गया तो 400 बढ़ाया, 200 से 500 ले गया तो 300 बढ़ाया। एब्सोल्यूट ग्रोथ एक में 400 की, एक में 300 की है, तो इसलिए उसका क्या होगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ दोनों डिफरेंट होगा। अब आओ जरा ध्यान से, मैं बात करने वाला हूं डेवलपमेंट को लेके, सुन लो ध्यान से। डेवलपमेंट में से पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। मैं रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे जिसको नहीं आया। डिफरेंशिएशन शब्द का मतलब होता है, सुन लो ध्यान से, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी डिवाइडिंग सेल का परमानेंट हो जाना। किसी भी डिवाइडिंग सेल का परमानेंट हो जाना, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब उसका रोल फिक्स हो गया। मान लो आपके पास एक डिवाइडिंग सेल है। डिवाइडिंग सेल कौन से सेल होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। ये आपके पास डिवाइडिंग सेल है बेटा। इन डिवाइडिंग सेल का अगर आपके पास रोल फिक्स हो जाए, अगर आपके पास क्या हो जाए, रोल फिक्स हो जाए, तो उसको हमने क्या बोल दिया, हमने रोल फिक्स कर दिया उसका। ये डिवाइडिंग सेल है, इसका हमने क्या कर दिया, रोल फिक्स कर दिया। ऐसे इसका हमने क्या कर दिया, रोल फिक्स कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, परमानेंट सेल बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया, परमानेंट सेल बन गया। तो ये डिवाइडिंग सेल है और यहां पर मेरे पास क्या बन गया, परमानेंट सेल बन गया। तो अगर किसी डिवाइडिंग सेल का रोल फिक्स हो जाए तो उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। पर ये डिवाइडिंग सेल कौन सी मेरिस्टेम है, प्राइमरी। हमेशा याद रखो, जब प्लांट डिवाइड होता है, जब प्लांट बनता है, शुरुआत से बनता है, उसमें एक खास तरह की मेरिस्टेम होती है जो उसमें स्टार्टिंग से प्रेजेंट होती है, उसे प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, जो किसी भी प्लांट में शुरुआत से प्रेजेंट होती है। लेकिन जो मेरिस्टेम प्लांट में बाद में बनती है, बाद में कैसे बनेगी, कुछ परमानेंट सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से। तो आपको कुछ डेफिनेशन याद रखनी है। अगर मेरे पास प्राइमरी मेरिस्टेम है तो मैं प्राइमरी की क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, जिसे मैं परमानेंट सेल बनाऊंगा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास परमानेंट सेल है, ये मेरे पास क्या है, परमानेंट सेल है। परमानेंट सेल की मैं क्या करूंगा, मैं डी डिफरेंशिएशन करूंगा। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि डी डिफरेंशिएशन किसकी होती है, परमानेंट सेल की होती है। परमानेंट सेल की डी डिफरेंशिएशन से जो मेरिस्टेम आती है उसे सेकेंडरी बोलते हैं। अब ये परमानेंट सेल कहां पर है, आप समझो। मेरे पास ये लेयर एपिडर्मिस है और ये एंडोडर्मिस है, तो इसके बीच में मेरे पास जो सेल्स होते हैं उन्हें कॉर्टेक्स कहते हैं। इन कॉर्टेक्स के सेल की जब मैं क्या करता हूं, डी डिफरेंशिएशन करता हूं, तो एक लेयर बनती है, इसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉर्क कैम्बियम क्या है, आप कहोगे डिवाइडिंग सेल है। कौन सी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी, क्योंकि किससे बनी है, कॉर्टेक्स की डी डिफरेंशिएशन से बनी है। ऐसे ही वास्कुलर कैम्बियम होती है मेरे पास ये जाइलम फ्लोएम है, यहां पर मेरे पास वास्कुलर कैम्बियम होती है। तो ये जो ग्रीन से दिखा रहा हूं ये बनी है। तो ये मेरे पास हमेशा याद रखना, देखो बेटा, ये देखो, ये मेरे पास फ्लोएम है, ये जाइलम है। फ्लोएम और जाइलम, इसके बीच में ये मेरिस्टेम इंट्राफेसिकुलर है, इंट्रा, इसका नाम क्या है, इंट्रा। याद रखो, ये इंट्रा है, ये इंट्रा है,
यहां पर पहले एक सेल्स थे, इनका नाम मेडुलरी रेज था, मेडुलरी रेज। अब मुझे एक चीज बताओ, बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हो कि नहीं, कॉर्टेक्स और मेडुला। किडनी में पढ़ा कॉर्टेक्स मेडुला। तो किसी भी प्लांट के सेंटर को कहते हैं मेडुला। वहां से जो पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं ना, उन्हें मेडुलरी रेज कहते हैं। जो यहां सेंटर से ऐसे निकले होते हैं, उन सेल्स को अगर मैं डिवाइडिंग कन्वर्ट कर दूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, इंटरफेसिकुलर। तो दिस इज इंटरफेसिकुलर। अब इनसे आप क्या बनाओगे, परमानेंट सेल बनाओगे, तो उसे रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। और अगर आप सेकेंडरी मेरिस्टेम की क्या करेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम की क्या करेंगे, रीडिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, रीडिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, क्या आएगी बेटा, आपके पास ये मेरे पास परमानेंट सेल्स आ जाएंगे। रीडिफरेंशिएशन से यहां पर परमानेंट सेल आ जाएंगे। क्लियर है? तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये था, एक बच्चे को ये डाउट हुआ था व्हाट इज मेडुलरी रेज। सुन लो, मेडुला होता है मेरे पास सेंटर वाला पार्ट जिसे पिथ कहते हैं, वहां से कुछ डिवाइडिंग सेल होते हैं ये वाले, दीज आर मेडुलरी रेज, पैरेन्काइमा है। इसकी डी डिफरेंशिएशन से ये सेल बने जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेसिकुलर। इतना करना आपने, क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुन लो, मेरी बात समझना एक चीज, एक टॉपिक अगर मेरी बात से डिसएग्री करो तो बताना। मेरी बात सुनो, एक टॉपिक मैंने लगभग 1 आवर पढ़ाया क्लास में, अगर मैं उसको दोबारा बताऊंगा तो सिर्फ डाउट बता सकता हूं। मैं दोबारा उसको 1 घंटे डाउट में तो नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद सोचो इस बात को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर किसी टॉपिक को कम समझ आया, मेक श्योर आप उसे 2 से 3 बार देखने की कोशिश करो, वो वाले पार्ट को, एनसीईआरटी पढ़ो और चीजें विजुलाइज करो, फिर उसको डाउट में बताओ कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। अगर आप पूरा टॉपिक लिखोगे तो पूरा टॉपिक 1.25 घंटे कैसे, मैं 1.25 घंटे में फिर पता चला वही चीज पढ़ा रहा हूं। समझ आ रहा है मेरी बात को? क्लियर है? एज अ ड्रॉपर या एज अ मतलब जो बच्चे मतलब 12th में भी आप में बहुत सारे होंगे जिनका फर्स्ट ड्रॉप होगा, सेकंड ड्रॉप होगा, अप्रोच ये होनी चाहिए, मुझे सीखना है जल्दी से जल्दी, चीजों को कवर करना है, पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है। क्लियर है? ये अप्रोच चाहिए हमें, रेदर कि ये अप्रोच जिसमें इनर्शिया इतनी है, हम सीखना ही नहीं चाह रहे, हमें पता नहीं क्यों नहीं आता है, हमारा दिमाग कम है, हम मतलब वीक हैं, हमारा बेस, ये इस तरह की अगर फीलिंग लाओगे, नेगेटिविटी लाओगे तो नेगेटिव सोचा करोगे। क्लियर है? हाँ, ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है। हम क्या कर सकते हैं बेटा, डीपीपी के देखो क्वेश्चंस मैं खुद बना रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो अभी भी। डेली उतने क्वेश्चन खुद बनाता हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको नए क्वेश्चंस मिले। आप देखो किसी बुक के क्वेश्चंस नहीं है वो एज सच, तो इतना एफर्ट आप भी डालो कि भाई करें उसे अच्छे से। ठीक है, क्लियर? हाँ, नहीं लेंगे बेटा, लाइव नहीं लेंगे, मुझे भी पता है लाइव में आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, बहुत रेयर होगा लेंगे, क्योंकि मुझे लाइव में नहीं, खुद भी नहीं लगता, आपको खाली कभी कभी अगर बहुत मुश्किल होता है तब कर पाते हैं ऐसा। देखो, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब मैं बिल्कुल चैट नहीं देखूंगा, आप में से मैं चाहूंगा ध्यान से सुनेंगे बेटा। बच्चे जो नए स्टूडेंट हैं, जो आजकल में जुड़े हैं, सजेशन ये है कि वो प्लीज अगर पॉसिबल हो तो 2.0 के साथ चले जा सकते हैं, है ना, क्योंकि होगा क्या, वो बैच स्टार्ट हो रहा होगा, फिर आप वहां से जुड़े, कोई दिक्कत नहीं, आप लेट नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, और कैसे इसको पढ़ रहे हैं सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी ने आपको कहा था, एनसीईआरटी ने बताया है कि मेरे पास डेवलपमेंट जो होता है, ध्यान सुनेंगे, डेवलपमेंट में इसको टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, है ना, मैंने हेट्रोफिली, प्लास्टिसिटी पढ़ा दिया है बढ़िया से, अब मैं उसके आगे जा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में कैसे लिंक किया था वो सुन लो ध्यान से। प्लांट में
एक प्रोसेस होता है जिसे आप डेवलपमेंट कहते हो। मैं लिख रहा हूं यहां पे, प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसे आप डेवलपमेंट कहते हो। डेवलपमेंट वर्ड का मतलब ग्रोथ होता है प्लस मेरे पास डिफरेंशिएशन होता है, ये दोनों मतलब होता है। डेवलपमेंट बेटा कंट्रोल कौन करता है, ये लास्ट क्लास में मैंने यहीं से कंट्रोल छोड़ा था। कंट्रोल बाय दो तरह के फैक्टर कंट्रोल करते हैं, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब बाहरी फैक्टर, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर? दिस इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर और दिस इज इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट की ग्रोथ में यूज होने वाले एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं, तो आप कहोगे कि सर जो उसको फोटोसिंथेसिस कंट्रोल करते हैं। देखो प्लांट एक्सटर्नली क्या करता है, कौन से फैक्टर, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, खाना, मिनरल्स चाहिए उसे, उसको लाइट चाहिए, है ना, लाइट चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सारे मेरे पास कौन से फैक्टर हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। ये सारे मेरे पास कौन से फैक्टर हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है इंट्रिंसिक, ये इंटरनल फैक्टर होते हैं। अब जरा देखना मेरे पास इंटरनल फैक्टर में मेरे पास क्या आते हैं, समझना। इंटरनल फैक्टर, मान लो मैंने ये सेल बना दिया प्लांट का, ये न्यूक्लियस है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्रास को आप खूब पानी ये सारा कुछ दो और वो पीपल के पेड़ जितना बड़ा हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रास के अंदर जीन्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी, ये जो जीन्स हैं इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि प्लांट का पैटर्न क्या होगा, किस तरह की लीफ बनेगी, कितनी बड़ी लीफ बनेगी, ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इसे हम कौन सी ग्रोथ, इसे हम कहते हैं कौन सा फैक्टर, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, ध्यान से सुने, इंट्रासेलुलर फैक्टर, इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, जिस बच्चे को समझ नहीं आएगी ये बात, मैं बता रहा हूं इसको इंट्रिंसिक, देखो मैं लिख रहा हूं इस बात को, इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक। ठीक है, अब ये देखो, ये देखो, अच्छा कुछ केमिकल्स इसके बीच में होते हैं, कुछ केमिकल इसके बीच में होते हैं, ये रे, ये रे, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। ये हार्मोन्स होते हैं। जिस बच्चे को ये बात में डाउट है सुन लो ध्यान से, ये देखो, अगर किसी सेल के बाहर की चीज होती है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। दो सेल ले लो, उनके बीच में कुछ हो, सिंगल सेल हो एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे बाहर, दो सेल हो उनके बीच में इंटर सेलुलर बोलेंगे। और अगर मैं क्या बोलूंगा बेटा, अगर सेल के अंदर चीज बोलूंगा तो इंट्रा सेलुलर बोलूंगा। यह टर्म आपको समझ आनी चाहिए। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, इंटरसेलुलर का मतलब होता है सेल के बीच में, सिंगल सेल हो और बाहर हो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। ये टर्म आपको समझ आनी चाहिए। तो मैं यहां से क्या पढ़ाने वाला हूं, हार्मोन्स पढ़ाने वाला हूं, जिसे मैं फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट रेगुलेटर बोलूंगा। तो यहां से एनसीईआरटी ने टॉपिक जोड़ दिया है प्लांट हार्मोन से, इसको लेके अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इसको लेके हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ने वाले हैं। सुन लो ध्यान से अब मैं जो बता रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। चलो आगे मूव करते हैं, हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कुछ बेसिक फीचर्स बताऊंगा इनके। आपने बेटा कहां इन्हें पढ़ा है, पहले सुन लो ध्यान से, आपने कितना पढ़ा और कहां पढ़ा है। आपने इनको क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस में कभी पढ़ा था, आपने 5 हार्मोन्स पढ़े थे, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कुछ नाम और हैं, कुछ नाम और हैं। इन्हें हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट, हार्मोन, इन्हें हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इनके कुछ बेसिक फीचर हैं वो याद रखना, ये प्लांट के अंदर ही बनते हैं। तो बेसिक फीचर क्या है, इनका सोर्स,
इनका सोर्स बेटा लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है, ये प्लांट के अंदर बनते हैं, बट कैन बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, कैन बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, कैन बी सिंथेसाइज कर सकते हैं इनको आर्टिफिशियली। मैं प्लांट हार्मोन की बात बता रहा हूं और उनके कुछ फीचर्स बता रहा हूं आपको। सबसे पहला फीचर है कि ये क्या करते हैं बेटा, ये प्लांट के अंदर बनते हैं, पर इनको मैं बाहर आर्टिफिशियली भी लैब में बना सकता हूं। पहला फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर ये है, पहला फीचर हो गया लिविंग टिश्यू बट कैन बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर हो गया, समझ लें ध्यान से आप, ये मैंने कहा लिविंग टिश्यू बनाते हैं और आर्टिफिशियली बना सकते हैं। दूसरा फीचर है ये स्मॉल साइज के होते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि इनका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, ये बड़ी बड़ी प्रोटीन्स, बड़े बड़े मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं होते, इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तीसरी चीज, ये डाइवर्स केमिकल नेचर के होते हैं। डाइवर्स केमिकल नेचर का मतलब ऐसा नहीं है कि सारे हार्मोन का केमिकल नेचर एक जैसा है, बड़ा डाइवर्स केमिकल नेचर का होता है इनका, बहुत अलग अलग केमिकल नेचर होता है इनका। ये चीज समझ में आ रही है, काफी ज्यादा अलग अलग केमिकल नेचर होता है। चौथी चीज, ये किस पर काम करते हैं, एक्ट ऑन लिविंग टिश्यू और मेरे पास लिविंग टिश्यू और ऑर्गन। अब मैं आपको इन बातों को जस्टिफाई करने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे, जस्टिफाई करने वाला हूं जो मैंने ये बातें लिखी हैं। पहले सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से जो मैं आपको बोलने वाला हूं। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मान लो एक केमिकल है, ध्यान सुनेंगे। अब मैं मान लो मैं बात करता हूं ऑक्सिन की। ऑक्सिन जो होता है उसमें वो किससे बनता है, एक अमीनो एसिड से बनता है, ऑक्सिन अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। उसके बाद एक हार्मोन है साइटोकाइनिन, वो किससे बनता है, वो बनता है एक प्यूरिन से। प्यूरिन क्या है, नाइट्रोजिनस बेस से। तो डाइवर्स केमिकल नेचर का मतलब यह हुआ कि इनमें से एक मान लो अमीनो एसिड से बन रहा है तो दूसरा किससे बन रहा है, नाइट्रोजिनस बेस से बन रहा है। तो इनका काफी डाइवर्स केमिकल नेचर है। स्मॉल साइज का मतलब इनका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता। ये लिविंग टिश्यू और ऑर्गन पर काम करते हैं। ये लिविंग टिश्यू और ऑर्गन पर क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं। इस तरीके से हम इन्हें लेते हैं, क्लियर। लिविंग टिश्यू और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ऑक्सिन जो है, सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन अगर मैं रूट को, ध्यान सुना, मान लो मैं एक कंसंट्रेशन पढ़ लिया आपने केमिस्ट्री में अभी तक, मान लो मैं आपको कहूं कि ऑक्सिन की मैं कंसंट्रेशन ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं मान लो 5 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन मैंने ले ली ऑक्सिन की। ये सेम कंसंट्रेशन शूट में, शूट क्या होता है, स्टेम में, मान लो ग्रोथ प्रमोट कर रही है, हो सकता है ये सेम कंसंट्रेशन रूट में क्या कर रही हो, ग्रोथ इनहिबिट कर रही हो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि सेम हार्मोन का अलग अलग टिश्यू पे अलग अलग इफेक्ट होता है और यह इफेक्ट कंसंट्रेशन वाइज भी वेरी करता है। मतलब मैं रिपीट करूंगा इस बात को कि अलग अलग हार्मोन अलग अलग तरह के टिश्यूज पर प्लांट में अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं। कोई हार्मोन हो सकता है कि स्टेम की ग्रोथ प्रमोट कर रहा हो तो वही हार्मोन रूट की ग्रोथ इनहिबिट कर रहा हो। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि एक ही हार्मोन अलग अलग टिश्यूज पर अलग अलग तरह के इफेक्ट दिखा सकते हैं, यह पॉसिबल है। तो मैं लिख सकता हूं इस बात को, दे कैन शो डाइवर्स इफेक्ट। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट इन प्लांट, ठीक है। और अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग इफेक्ट आएगा, ये भी याद रखना, क्लियर है। डाइवर्स इफेक्ट इन प्लांट मींस सेम हार्मोन कैन एक्ट डिफरेंटली ऑन डिफरेंट टिश्यू। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा, मेरी बात सुनेंगे, फिर मैं इसके डाउट भी पूछूंगा कि आपको क्या नहीं आया। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। हम क्या करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, हम क्या करते हैं कि हम इनको क्लासिफाई करते हैं। हम लिखते हैं दो टाइप के
टू टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मेरे पास दो टाइप के होते हैं। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू। किस पर इफेक्ट लाना है? लिविंग टिश्यू पर इफेक्ट लाना है। तो लिविंग टिश्यू पर क्या इफेक्ट होता है उसके हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी में रखते हैं। एक होते हैं मेरे पास पीजीपी। पीजीपी मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। एक होते हैं पीजीआई, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब मेरे पास जो वो 5 हार्मोन है उनको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मैंने बोला कि इफेक्ट के बेस पर, लिविंग टिश्यूज पर इफेक्ट के बेस पर, रोल के बेस पर दो तरीके का होता है। जैसे ग्रोथ प्रमोट करने वाला रोल कौन सा है? सुन लो ध्यान से। ग्रोथ प्रमोट करने का मतलब यह हुआ, मींस सेल का ग्रोथ होना, डिवीजन, सेल की डिवीजन होना, है ना, सेल की ग्रोथ होना, सेल की डिवीजन होना, फ्रूट आना, फ्लावर, देख रहे हो, फ्लावर, फ्रूट और सीड आना। एनसीईआरटी ने लिखा है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या होता है किसी को पता है? ट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। याद करो, ग्रेविटी की तरफ रूट का जाना, ऊपर की तरफ मूव करना स्टेम का, फोटोट्रोपिज्म, उसे कहते हैं ट्रोपिज्म। या पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि हर प्लांट की लीफ वगैरह का एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ रोल हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है प्रमोटर और एक होता है इनहिबिटर। प्रमोटर मतलब ग्रोथ एक्टिविटी प्रमोट करता है, सेल को डिवाइड करना, सेल का ग्रोथ कराना। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब हुआ, जैसे आप अगर देखो, मान लो किसी प्लांट की लीफ ऐसी बनती है, किसी दूसरे प्लांट की लीफ हो सकता है ऐसी बन रही हो, तो प्लांट की ग्रोथ का एक पैटर्न होता है कि भाई पहले ऐसी लीफ बनेगी, फिर ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसको हम कहते हैं पैटर्न फॉर्मेशन, प्लांट में पैटर्न फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें ग्रोथ प्रमोट, इसको कहते हैं ग्रोथ प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज। इसमें आपके पास 3 हार्मोन आते हैं। एक आता है ऑक्सिन, एक आता है जिबर्लिक एसिड और तीसरा आता है साइटोकाइनिन। ये तीनों कहलाते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, पीजीपी। ठीक है, अब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्या होते हैं? मैं आपसे पहला ये सवाल पूछता हूं, मुझे कैसे फायदा होगा हार्मोन का अगर वो ग्रोथ एक्टिविटी इनहिबिट कर रहा है? मुझे किस प्रकार फायदा होगा, मतलब किसका फायदा? मुझे किस प्रकार हार्मोन का फायदा होगा अगर वो ग्रोथ एक्टिविटी इनहिबिट कर रहा है? मतलब किसी ऐसी चीज का फायदा कैसे हो सकता है जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है? सुन लो ध्यान से, फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसे होगा बेटा, फायदा ऐसे होगा कि अगर मान लो प्लांट को किसी तरीके का स्ट्रेस है, जैसे मान लो पानी नहीं है, अगर सॉइल में पानी नहीं है, पानी ना होना तो प्लांट पानी ले नहीं पा रहा है, तो क्यों ना स्टोमेटा बंद कर दें ताकि ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो। मेरी बात समझना ध्यान से। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर वो हार्मोन होते हैं जो प्लांट को किसी तरह की बीमारी या स्ट्रेस में मदद करते हैं। आप समझ लो, तो ये समझो ध्यान से। दे हेल्प प्लांट इन डिजीज एंड स्ट्रेस। अब प्लांट को कोई नीट का पेपर तो देना नहीं है, तो उसको कौन सा स्ट्रेस होगा, है ना? तुम्हें तो टेंशन रहती है, पता नहीं डेली रात में बैठ के सोचते हैं कि अगले साल AIR 1 लानी है, और रात में सोचते सोचते सो जाते हैं। सुबह का प्लान बनाते हैं, 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, कोई ना उठता पढ़ने। उसके बाद जब 6 बजते हैं, 8 बजते हैं, देखते हो क्लास है, तो फिर कहते हो यार बड़ा गिल्टी फील हो रहा है कि नहीं आज हमने बहुत गलत किया, कल फिर पढ़ेंगे। ये सोच के पूरा दिन निकालते हैं, फिर नहीं पढ़ते। तो इधर देखो, प्लांट को कौन सा स्ट्रेस है? प्लांट को क्या कोई नीड देना? नहीं। प्लांट को 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक स्ट्रेस का मतलब है उसको कोई बीमारी लग जाए, कोई वायरस का अटैक हो जाए, कोई पैथोजन लग जाए। एबायोटिक स्ट्रेस का एग्जांपल अभी मैंने बताया, पानी कम होना।
अगर सॉइल में पानी कम है तो एबायोटिक फैक्टर में फर्क आ गया, उसकी वजह से वो स्टोमेटा बंद कर देता है। तो स्ट्रेस मेरे पास दो तरीके के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, है ना। इस तरह के स्ट्रेस को ओवरकम करता है। तो दीज हार्मोन क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे ग्रोथ को, स्लो डाउन ग्रोथ सो दैट प्लांट कैन ओवरकम स्ट्रेस, कुछ टाइम के लिए वो खुद को बचा सके। इसमें जैसे मान लो आज बीज है, सीड है, बाहर कंडीशन नहीं है जर्मिनेशन की, वो जर्मिनेट ना कर पाए, तो हम आपको यही समझा रहे हैं कि हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोट करते हैं, पर ये वाले हार्मोन प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में बचाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो नाम है, ठीक है, इनका एग्जाम्पल है मेरे पास एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, क्लियर है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। और एबीए कह रहे हैं। और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा इथिलीन। एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है, सुन लो ध्यान से, इथिलीन जो है वो दोनों में है, इथिलीन जो है वो दोनों में है, बोथ पीजीपी एंड पीजीआई, पीजीपी और पीजीआई है, बट उसके ज्यादा रोल क्या है, मोर रोल पीजीआई के हैं। मतलब क्या हुआ भाई, ये हार्मोन जो मैंने तीन लिखे, इनकी मैक्सिमम एक्टिविटी या सारी एक्टिविटी ग्रोथ प्रमोट करने की है। एब्सिसिक एसिड की मैक्सिमम एक्टिविटी ग्रोथ इनहिबिट करने की है, लेकिन इथिलीन की दोनों तरह की एक्टिविटी है, पर इनहिबिट करने वाली ग्रोथ ज्यादा है। और ग्रोथ इनहिबिशन का मतलब यह नहीं होता हम ग्रोथ रोक रहे हैं, हम ग्रोथ को स्लो डाउन कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रेस की कंडीशन निकल। देखो स्ट्रेस क्या होता है, कई बार क्या होता है, स्ट्रेस ऐसी चीज होती है जो एक समय के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब मान लो अनफेवरेबल कंडीशन है, बारिश हो जाएगी, फिर मान लो बाहर सीड के पास कोई पानी नहीं है, दैट इज स्ट्रेस, मतलब पानी नहीं है, तो एब्सिसिक एसिड उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। जैसे ही पानी आएगा तो एब्सिसिक एसिड उसे जर्मिनेट करने देगा, मतलब अलाउ कर देगा, चल जर्मिनेट कर जा। तो इसका मतलब टाइम जब निकलता है तो स्ट्रेस भी खत्म होता है, तो उस स्ट्रेस के खत्म होने के बाद वो फिर काम कर पाता है। यहां तक समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास 5 तरह के हार्मोन्स हैं, इनकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। नोट्स कैसे बना, लिख ले भाई इसे। और कैसे बनाएगा नोट्स, इसमें चुटकुले लिखूं मैं? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि नोट्स यही होते हैं? मैं आपको हैंड रिटन भी तो दे रहा हूं, उसमें से लिख लो भाई। तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्लास में लिखवाऊं मैं इसे? कैसे लिखोगे बताओ, और कैसे लिखोगे? लिखा हुआ है 2 टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये पूरी पूरी लाइन लिख दी। ये लिख ले भाई, और कैसे लिखेगा? हम ऐसे ही लिखते थे, बच्चे भी ऐसे ही लिखते थे, हाथ से लिख दूं पूरा, फिर लिख लेगा। ट्रॉपिज्म बता दूंगा। एक को लगता है सर बहुत सब गुस्सा नहीं करता हूं, मैं सच बोल देता हूं। तुम्हें पता नहीं बेटा, एकदम स्पून फीडिंग की हैबिट वाली मत करो, नुकसान होगा, ठीक है। लिखना बेटा, इसको क्यों नहीं लिख रहा है? इसको अभी नहीं लिख पाता है, क्लास के बाद लिख। कैसे करेगा? मतलब मैं यही नोट्स के क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी है तेरे पास? एनसीईआरटी दिखाता हूं तेरे को मैं, कर कोई लाइन मिस हुई होगी तो बताइयो। बेटा वो आपको नोट्स दी ना हैंड रिटन, उसमें से लिख ले। पैटर्न फॉर्मेशन मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में किस तरीके के लीफ बनना है, किस तरीके से स्टेम बनना है, दैट इज पैटर्न फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ बेटा कहेंगे सर बहुत गुस्सा कर रहे, गुस्सा नहीं कर रहा बेटा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि वीक भी बैकग्राउंड के हैं, लेकिन हम बेटा पढ़ा सकते हैं ना। आपका एफर्ट ज्यादा चाहिए मुझे। वीक बैकग्राउंड का मतलब आप वीक ही रह जाओगे लाइफ भर, ऐसे तो कब आगे बढ़ोगे फिर? यही तो मौका है, यही तो करना है सब कुछ। क्लियर है बेटा? ट्रॉपिज्म का मतलब बता देता हूं, तुम्हें नहीं पता, ट्रॉपिज्म बता देता हूं। आपने क्लास 10th में ऐसा कुछ पढ़ा था कि जब लाइट होती है, शूट उधर घूम जाती है, उसे ट्रॉपिज्म कहते हैं। जियो का मतलब ग्रेविटी की तरफ जाना, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म।
ठीक है, क्लियर? आगे सुनो, आगे सुनो, ये हो गया, ये हो गया, आगे सुनो बेटा, आगे सुन लो, ठीक है? मेरी बात और सुनना ध्यान से, और सुनना। अब हमने क्या करना है, कुछ हार्मोन्स के मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे ऑक्सिन है। ऑक्सिन एक्चुअल में देखो, मैंने आपने क्लास मतलब 11th वगैरह में कभी बेंजीन सुना है? बेंजीन से हम फिनॉल लिख देते हैं, तो ऑक्सिन भी किसी चीज से बनता है, तो वो किसका डेरिवेटिव होता है? डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड। अब इंडोल रिंग मैं आपको ड्रॉ कर दूंगा, तो इंडोल कंपाउंड मतलब इंडोल से बना हुआ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है ऑक्सिन का, IAA। मेरी बात समझो ध्यान से, ऑक्सिन कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है, ऑक्सिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो ग्रोथ प्रमोट करता है। तो उनमें कौन सी रिंग होती है? इंडोल रिंग होती है। उसका एक एग्जांपल है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं इंडोल रिंग का, वो देख लो। मान लो हमने कुछ ऐसे बनाया, हमने कुछ इस तरीके से बनाया, इस रिंग को इंडोल रिंग कह रहे हैं। तो इस इंडोल रिंग पे मैं एसिटिक एसिड लगाकर ऑक्सिन बना रहा हूं, तो ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव है? इंडोल कंपाउंड का। क्लियर हो गई बात? सेकंड देखो, सेकंड मैंने क्या लिख दिया? साइटोकाइनिन लिख दिया। साइटोकाइनिन क्या है बेटा? डेरिवेटिव है प्यूरिन का। डेरिवेटिव है किसका? डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन में भी किसका? एडिनिन का। किसका डेरिवेटिव है? एडिनिन का। अब मेरी बात देखो इधर, प्यूरिन रिंग ऐसे बनाते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बायोमोलिक्यूल में। प्यूरिन रिंग ऐसे बनाते हैं, इस तरह की रिंग को प्यूरिन रिंग कहते हैं। देख रहे हो जो डबल रिंग है ऐसी, तो इसे प्यूरिन रिंग कहते हैं। इसी प्यूरिन रिंग पर किसी ग्रुप को जोड़कर साइटोकाइनिन बनाते हैं। ऐसे जिबरलिक एसिड, जिबरलिक एसिड जो होगा वो किसका डेरिवेटिव है? टारपीन का। टारपीन बेटा 20 कार्बन का होता है, डेरिवेटिव ऑफ टारपीन, टारपीन का डेरिवेटिव है। ऐसे मेरे पास ABA है, ABA डेरिवेटिव है कैरोटिनॉइड का। याद करो कैरोटिनॉइड कहां बताए थे? डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड। और मेरे पास इथिलीन है, ये सिर्फ अभी नाम है, डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। इथिलीन है, इथिलीन मेरे पास गैसियस हार्मोन है। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखो अलग अलग हार्मोन मेरे पास अलग अलग केमिकल से बने हुए, इसलिए इनका डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन है। ऑक्सिन जो है डेरिवेटिव है इंडोल कंपाउंड का। मान लो मैंने ये रिंग बना दी, इसे इंडोल कह दिया, इस पर कोई ग्रुप जोड़ के ऑक्सिन बना सकते हैं, या कई बार किसी और कंपाउंड से हम ऑक्सिन बना लेते हैं, काम होना चाहिए ऑक्सिन जैसा। तो ऑक्सिन कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिनका ऐसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है या वैसा फंक्शन कर पा रहे हैं। ऐसे ही साइटोकाइनिन प्यूरिन का डेरिवेटिव है। प्यूरिन क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस है। एडिनिन, एडिनिन होता है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम 6 अमीनो प्यूरिन कहते हैं। देखो व्हाट इज एडिनिन, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। एडिनिन क्या होता है? मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं, नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 6 पर मैंने NH2 जोड़ दिया, ये एडिनिन हो गया 6 अमीनो प्यूरिन। उसी पर एक ग्रुप और जोड़ते हैं, फरफ्यूराइल, फरफ्यूराइल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो एनसीईआरटी ने इसलिए लिखा N6 फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन, N6 फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन लिख दिया है। तो मेरा पॉइंट यह है, आप सिंपल ये समझो कि प्यूरिन एक नाइट्रोजिनस बेस है, उसका डेरिवेटिव होता है साइटोकाइनिन। जिबरलिक एसिड एक 20 कार्बन का कंपाउंड होता है चेन वाला, उसे टारपीन कहते हैं, उससे बनता है। ABA कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव है, कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव है। कैरोटिनॉइड हमने पढ़ा था, पिगमेंट्स होते थे। इथिलीन क्या है? गैसियस हार्मोन है। तो इनके बारे में अब हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर? हां सही है, 6 अमीनो प्यूरिन। बेटा अब आप समझो इस बात को। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बच्चा कहेगा सर इससे पहले तो बायोमोलिक्यूल पढ़ा देते। बेटा एक चैप्टर से पहले सारे पढ़ा दो, तो वो कब पढ़ाऊंगा? ठीक है, सिर्फ क्या बता आपको याद करना है, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, नहीं आता कोई बात नहीं, कहां पढ़ाऊंगा? बायोमोलिक्यूल में, ये मेरी जिम्मेदारी है। पर एग्जाम से पहले सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी। आपने मतलब मैंने पढ़ाया था और अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं भगा भगा के पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? टेस्ट बेटा अभी देना है संडे को, रुक जाओ एक बार और।
स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहां इंपॉर्टेंट होंगे? बायोमोलिक्यूल में, वहां बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। अमीनो प्यूरिन में पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। आपको ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड पढ़ाऊंगा, उसके अंदर इंडोल रिंग होती है, इंडोल इंडोल, है ना? हाँ, आओ जरा बेटा, प्यूरिन देखना, इसको कहते हैं प्यूरिन। प्यूरिन क्या होती है? नाइट्रोजिनस बेस है, उसमें दो रिंग होती हैं, एक ये और एक ये आपस में जुड़ी होती है, इसे प्यूरिन कहते हैं। क्लियर? अब जरा ये देखो, ये आ जाओ जरा, आगे चलते हैं, ऑक्सीजन पढ़ेंगे अब। ये देखो एनसीईआरटी ने क्या दिया है, जरा देखो, ये देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, देखो इंडोल कंपाउंड, एडेनिन डेरिवेटिव, क्या लिखा है? N6 फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। अमीनो प्यूरिन का डायग्राम ये है, आप देख लो, ये डायग्राम है अमीनो प्यूरिन का, जिसपे मैंने इस तरीके से रिंग बना दी है। ये डायग्राम है अमीनो प्यूरिन का। ये 6th पोजीशन पर NH2 लगा हुआ, यहां से काउंटिंग कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये अमीनो प्यूरिन है। इस अमीनो प्यूरिन पे मेरे पास क्या है? फरफ्यूराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और फरफ्यूराइल क्या होती है? एक रिंग होती है, वो जोड़ेंगे इस पे। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझो। और डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड कौन है? एब्सिसिक एसिड, टार्पिन, जिबरलिक एसिड, गैसियस हार्मोन, इथिलीन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर, इनको प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन कहते हैं। कोई लाइन मिस नहीं हुई आपकी। पीजीआर का बहुत दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देख लो किस पे काम करते हैं? लिविंग प्लांट बॉडी पे। वन ग्रुप ऑफ पीजीआर इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ प्रमोटिंग एक्टिविटी सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट। देख रहे हो क्या क्या कर रहा है? सेल डिवाइड कर रहा है, सेल एनलार्ज कर रहा है, पैटर्न फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज पैटर्न फॉर्मेशन? कि किसी प्लांट की लीफ कैसी बननी है, स्टेम कैसी बननी है। भाई मुझे एक चीज बताओ, पीपल का पेड़ और मेरे पास नींबू का पेड़ जब बचपन में छोटे थे तभी तो आप तब भी तो पहचान सकते हो, सीडलिंग की फॉर्म में भी तो देख के पता चल जाएगा ये पीपल है, ये वो। तो उनका एक पैटर्न होता है ना, वो चीज कह रहा हूं मैं। फ्लावर, फ्रूटिंग, ये सारा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, पीजीपी। ऑक्सिन, जीए और साइटोकाइनिन। ट्रॉपिक ग्रोथ क्या होती है? किसी पर्टिकुलर पैरामीटर की तरफ, जैसे लाइट की तरफ प्लांट का बेंड करना, फोटोट्रॉपिज्म, वो सब। ऑल द पीजीआर आर इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट। देख रहे हो? द पीजीआर ऑफ अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट इन रिस्पॉन्ड टू वाउंड। वाउंड मतलब चोट लगना, स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। बताया था आपको बायोटिक स्ट्रेस कौन सा होता है? बायोटिक स्ट्रेस मतलब प्लांट को कीड़ा लग गया, प्लांट को बैक्टीरिया ने नुकसान पहुंचाया, फंजाई ने नुकसान पहुंचाया। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब पानी कम है, टेम्परेचर ज्यादा, ये सब। दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन। ये काफी सारी ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डोरमेंसी, सीड जर्मिनेट ना करे, एब्सिशन, मुरझा के गिर जाना। लीफ का एब्सिशन क्या होता है बेटा? लीफ का मुरझा के गिर जाना, दैट इज एब्सिशन। द पीजीआर एब्सिसिक एसिड इस ग्रुप में आता है, ठीक है। इथिलीन दोनों में आता है, पर ज्यादा क्या है? इनहिबिटर है। ये सारी लाइनें हमने कवर करी हैं, आप देख लो। क्लियर बेटा? कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट मैं लूंगा नेक्स्ट संडे। अगर कोई टेस्ट नहीं है नेक्स्ट संडे तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं बीच में उसको डालूंगा आपका। आप मान के चलो कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट 100%, मैं 2 टेस्ट लूंगा आपके, ठीक है? हाँ हाँ, 2 टेस्ट लेंगे बेटा कम से कम, ठीक है? कोई लाइन आपकी नहीं छूटी है, सब कुछ कर लिया हमने। हम ऑक्सीजन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ ऑक्सीजन पढ़ते हैं। चलो भाई ऑक्सीजन पढ़ेंगे। अच्छा 720 का है, किस चीज का फ्लो? अच्छा फ्लो चार्ट आपको बताना था। अच्छा एक चीज रुको, मेरी बात सुनो, आपको इसमें दिक्कत हुई थी। देखो मेरी बात सुनो, देखो ये डिवाइडिंग सेल है, उसका अगर साइज बढ़ेगा तो उसे हम कौन सी ग्रोथ कहते हैं? प्लाज्मेटिक ग्रोथ।
आप हमेशा याद रखो, मेरे पास मान लो कोई डिवाइडिंग सेल है, ये डिवाइडिंग सेल है, पहले इसकी इलोंगेशन होगी, फिर इलोंगेटेड सेल फिर डिवाइड कर सकता। भाई ऐसा नहीं ना सेल बड़ा होने के बाद फिर डिवाइड करता है। तो यही चीज इसने एनसीईआरटी ने दिखाई थी। आप इस चीज को अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगी। देखो उसने क्या किया, थोड़ा कंफ्यूज करके बनाया। ये डिवाइडिंग सेल है, उसका साइटोप्लाज्म बड़ा या साइज बड़ा, तो वो दोबारा डिवाइड कर सकता है। देख रहे हो, दोबारा डिवाइड कर सकता है, डिफरेंशिएट करके मैच्योरेशन करके वो परमानेंट सेल बन गया। दिस इज परमानेंट सेल। परमानेंट सेल की क्या होगी, सेनीसेंस होगी, फिर डेथ होगी। ऐसे ये मैच्योर सेल, भाई मैच्योर सेल तो दोबारा डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड करता है। मैं चाहूं अगर मैच्योर सेल को दोबारा डिवाइडिंग कराऊं तो इसे डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। ये वो वाला ग्राफ था। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा देखो, यकीन 2.0 इसके साथ चलेगा, लेकिन सिलेबस पहले कुछ दिनों तक तो पीछे ही रहेगा ना। वो कवर अप कैसे होगा, वो तो साथ ही रहेगा ना, मतलब साथ इन द सेंस कि पैरेलल तो चल ही नहीं सकता। बेटा टेस्ट में अच्छे नंबर लाएगा कैसे, बता, कैसे सवाल पूछता है, कैसे लाएगा मुझे बता। तेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? अगर कोई बच्चा कह रहा है टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, बता मैं कैसे बताऊं तुझे कैसे आ रहे हैं। पहली चीज, आप में से बहुत सारे सिर्फ लेक्चर देख के सीधे असाइनमेंट करते हो। क्या याद करा उसे? कॉपी में लिख कर देखा जो लेक्चर में पढ़ा है? नहीं लिख के देखा तो याद नहीं हुआ है वो तो सिर्फ एक पैसिव मेमोरी में कर दिया उसको चुपचाप से। ठीक है, अपनी कमी खुद खोज बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? आगे चलो यार, मुझे पढ़ाने दो। अब मैं इसलिए लाइव नहीं पढ़ाता आपको, क्योंकि मुझे टाइम लगता है ऐसे। आ जाओ, ऑक्सीजन पढ़ा रहा हूं, प्लीज चैट नहीं करिए। ठीक है, चलो आ जाओ, ऑक्सीजन पढ़ा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता सुन लो, ऑक्सीजन एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिनका एक जैसा स्ट्रक्चर है या एक जैसा फंक्शन है। मान लो ऑक्सीजन वर्ड एक्चुअल में क्या है? ऑक्सीजन वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड का मतलब ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको हम ऐसे लिखते थे। ये वर्ड था वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब होता है टू ग्रो। तो ऑक्सीजन एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है। एक मिनट बेटा, फोन गिर गया। ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ठीक है ध्यान सुनेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास एक, पहले सुन लो ध्यान से, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो। टू ग्रो का मतलब कि ग्रोथ को लेकर काम, ग्रोथ से रिलेटेड काम करता है। ये ग्रीक वर्ड है, ऑक्सीजन से आया है ये वर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? हमने किसी भी हार्मोन में क्या टॉपिक पढ़ने, ये सुन लो ध्यान से। किसी भी हार्मोन में मुझे टॉपिक क्या कवर करने, ये सुनो। पहले मैं हार्मोन पढ़ाने से पहले आपको टॉपिक बता देता हूं। सारे हार्मोन में मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। देखो, जब हम हार्मोन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, हार्मोन जिन्हें आप पीजीआर कह रहे हो, उनकी सबसे पहले आपको डिस्कवरी पढ़नी है। सबसे पहले यह पढ़ना है कि वो कैसे डिस्कवर हुए थे। मैक्सिमम क्या है कि ऑल हार्मोन्स की एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। ऑल हार्मोन्स की क्या है? एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, सेरेंडिपिटी, है ना? एक्सीडेंटल डिस्कवरी है जिसे सेरेंडिपिटी कहते हैं। ठीक है, सेरेंडिपिटी कहते हैं। बाय मिस्टेक हार्मोन डिस्कवर हो गया, कुछ और काम कर रहे थे। एक्सीडेंटल डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि तुम घर पे आज बैठ के क्लास देख रहे हो तुम डिस्कवर कर दोगे, नहीं। वो लैब में कुछ काम कर रहे थे, बाय मिस्टेक ऑक्सीजन डिस्कवर हो गया। ऐसा नहीं था कुछ और कर रहे थे तो भाई पतंग उड़ा रहे थे तो हार्मोन डिस्कवर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। जैसे स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया था, जिससे, और पेनिसिलिन एक, पेनिसिलियम एक फंगस था, उससे बाय मिस्टेक पेनिसिलिन डिस्कवर होगी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, तो उसे सेरेंडिपिटी कहते हैं। सेरेंडिपिटी वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे बायो एस्से। बायो एस्से एक्चुअल में टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर हार्मोन। हार्मोन का कोई टेस्ट होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा?
प्रीकर्सर पढ़ेंगे। प्रीकर्सर का मतलब होता है कि हार्मोन किससे बना। फिर हम पढ़ेंगे साइट ऑफ सिंथेसिस, वो हार्मोन कहां बनता है। जैसे सारे हार्मोन सब जगह नहीं बनते, जैसे ऑक्सीजन जो है वो शूट टिप या रूट टिप पर होता है, तो फिर हम पढ़ेंगे साइट ऑफ सिंथेसिस। साइट ऑफ सिंथेसिस के बाद हम पढ़ने वाले हैं उसके एग्जाम्पल, हार्मोन के एग्जाम्पल, और लास्ट में हम पढ़ेंगे उसके रोल। लास्ट में हम पढ़ेंगे रोल। रोल दो तरह के पढ़ेंगे, एक एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एक जो एक दो एक्स्ट्रा रोल आपको बताना होगा वो मैं बताऊंगा कि भाई ये दो रोल एक्स्ट्रा कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। बस ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे किसमें, हार्मोन पढ़ते हो। ये टॉपिक्स लिख दिया आपके सामने। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए स्टार्ट करें फटाफट से। ठीक है, क्लियर? डीपीपी डाला ही नहीं, अभी डालूंगा क्लास के बाद। पूछ रहा डीपीपी नहीं डाला, अभी कर लेगा क्लास के बीच में। अजीब ही हाल है, इतने ज्यादा तुम मतलब परेशान क्यों? जल्दी करो। बेटा ये दो तीन चीजें मैं देखो, मैं आपको फिर बता दें, एक एग्जांपल बताऊं। कल बाय मिस्टेक किसी बच्चे को शायद मेरा नंबर मिल गया था, फोन नंबर, उसने कॉल कर दिया मुझे, और वो शायद लक्ष्य नीट का बच्चा था। फोन किया, मैंने उठाया नहीं काफी देर तक, तो मेरे को लगा शायद कोई नीडी पर्सन होगा तो कर रहा होगा, मैंने उठाया। इन केस मैं जनरली उठा नहीं पाता हूँ फोन ऐसे। तो मैंने जब फोन उठाया तो उसने कहा कि सर हम नाम बताया अपना, तो मैंने बोला उसको कि भाई नाम, उसने बोला कि सर मैं ये बोल रहा हूँ। मैं कहा फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। कह रहा नहीं सर मैं लक्ष्य नीट बैच से बोल रहा हूँ। तो मैं कहा मैं करूँ क्या अगर आप लक्ष्य नीट बैच से बोल रहे हो। कह रहा सर मैं आपका फैन हूँ। तो मैं कहा भाई देखो, फैन, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, इस ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपने नंबर खोज के फोन करने में जो ये 15-20 मिनट खराब किए, इसकी जगह पढ़ लेते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप फैन हो नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। समझो इस चीज को। क्लियर? आप अपना समय खराब कर रहे हो, सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूं। इन चीजों में पढ़ के आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। क्लियर है? अगर आपको कुछ करना भी है, आप खुद से अपना दिमाग लगाओ। अगर आपको कुछ करना भी है तो आपने जो ये आधा घंटा ये फोन करने के चक्कर में बर्बाद किया या फॉलो करने के चक्कर में बर्बाद किया, इसकी जगह पढ़ लेते तो 2 टॉपिक कंप्लीट होता। क्लियर? ये इमोशनलेस बातें हैं, पर बेटा ये आप 1 साल बाद फील करोगे, क्योंकि आपने जवाब मुझे नहीं देना है, आपने जवाब अपने पेरेंट्स को देना है कि यार हमने एफर्ट में कहां कमी छोड़ी। ये चीज दिमाग में रखना। तो इन सब चीजों में मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो आप मेरे पढ़ाए होने से अगर डॉक्टर नहीं बने तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर आप बन गए तो लाइफ भर याद रखोगे। तो मुझे वो वाले फैन चाहिए ना, मुझे ये वाले तो चाहिए ही नहीं जो मतलब ऐसे ही बात कर दिया, ये हो गया, वो सब नहीं चाहिए बेटा। वो उससे कोई फायदा नहीं। मुझे इनसे बहुत इरिटेशन है, इन चीजों से। मैं जेन्युइन बता रहा हूं आपको, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन है। मतलब मैं बहुत रफली बात किया उस बच्चे से, ठीक है, पर स्टिल मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि ये ठीक नहीं है। मुझे नहीं पसंद ये बातें। मुझे तो सिर्फ ये पसंद है आप पढ़ रहे हो कि नहीं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। क्लियर? हाँ, ये चीजें बेटा नहीं काम आएंगी। क्लियर है? आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हो आपको समझ नहीं आता। आप लेक्चर नहीं देख के मान लो यूट्यूब पे कुछ और देख रहे हो, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है ना। आपका वो आधा घंटा आपको बाद में पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना मेरी बात। क्लियर है? क्लियर? चलो नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, जल्दी करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये सब मत करो। अपनी फैमिली को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, उनकी आईज में देखो कि क्या आपको दिख रहा है कि ये फैन कूलर बन रहे हो आप, है ना। आ जाओ इधर, देखो सारे आ जाओ, ऑक्सीजन पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या क्या पढ़ना है इसमें, ध्यान रखो। मैंने पढ़ना है, इसको समझो ध्यान से बेटा। क्लियर? देखो हमने क्या क्या पढ़ना है, मैं रिपीट कर देता हूं, मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, प्लीज ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले डिस्कवरी, प्लांट ग्रोथ, प्लांट हार्मोन कैसे डिस्कवर हुआ था। बायोएसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि किसी भी हार्मोन का कितनी कंसंट्रेशन पर क्या रोल आएगा और क्या रोल है, उसको टेस्ट करने को बायोएसे कहते हैं। एसे शब्द का मतलब टेस्ट होता है। प्रीकर्सर मतलब किस केमिकल से वो हार्मोन बना है, किस केमिकल से वो हार्मोन बना है,
उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर बोलते हैं। मुझे एक चीज सेकंड देना, मैं वो चेंज कर रहा हूं बेटा, ठीक है, वो मैं बता रहा हूं। क्लियर? एक सेकंड बेटा, माइक को चेंज करना है मुझे एक बार। आवाज आ रही होगी बेटा, एक बार चेक कर लो। हाँ, क्योंकि मैंने माइक के सेल्स चेंज किए। चलो देख रहे हैं, ओके, फटाफट से कर रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही होगी बेटा। हाँ, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुनो, दिख रहा हूं मैं आपको अब? हाँ, क्लियर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं बेटा, आगे पढ़ रहे हैं, अब सुन लो ध्यान से। प्रीकर्सर का मतलब होता है किससे बना, हार्मोन कहां बना। एग्जाम्पल एनसीईआरटी से रोल और एक्स्ट्रा रोल। सबसे पहले ऑक्सिन की बात करते हैं। ऑक्सिन की डिस्कवरी को लेके हम लोग बात करेंगे, पहले समझना ध्यान से। डिस्कवरी में मैं किन साइंटिस्ट के नाम बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन और उनके सन थे फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन, ये उनके सन थे, इन्होंने काम किया। सेकंड, मैं दो साइंटिस्ट लिखूंगा, एक लिखूंगा बॉयसन जेनसन, ये एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए आने के बहुत कम चांस, लगभग 0.001%। और एक मैं लिख रहा हूं पाल, ये दोनों, ये इंडियन नहीं है, पहले खुश मत होने लगना कुछ। मैं एक लिख रहा हूं पाल, ठीक है। फोर्थ में लिख रहा हूं FW वेंट, ये एनसीईआरटी में है। और फिफ्थ में लिख रहा हूं कोगल एंड स्मिथ, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो आपके पास जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट हैं वो सुन लो कौन कौन से हैं। एक ये है, एक ये है, बस इन दोनों के बारे में ज्यादा डिटेल आप याद रखेंगे। मैं डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं कि ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई, एक छोटी सी स्टोरी है, उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है, उसको ध्यान से सुनेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है ऑक्सिन को लेकर, ठीक है, क्लियर, बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रिकर्सर बता तो दिया बेटा, हाँ, प्रिकर्सर का मतलब होता है जैसे मान ले ये पेन है, इस पेन से ये कॉपी बन गई, तो प्रिकर्सर, पेन प्रिकर्सर हुआ कॉपी का, जिससे कोई चीज बनती है। आगे चलो ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन की डिस्कवरी को लेके बात करते हैं। सुन लो ध्यान से क्या हुआ था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। ये लोग किस पे काम कर रहे थे, सुनना ध्यान से। मैंने कहा एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, ये लोग काम कर रहे थे, ध्यान सुनेंगे, ये दोनों काम कर रहे थे, बाप और बेटा है एक तरीके से। चार्ल्स डार्विन का सन फ्रांसिस डार्विन था। 1859 में चार्ल्स डार्विन की बुक आती है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये एक्सपेरिमेंट 1881 का है, 1881 के आसपास का ईयर याद नहीं करना, सिर्फ एक टाइम बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन देवर वर्किंग ऑन, किस पे काम कर रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म पे। तो ये काम किसी और टॉपिक पे कर रहे थे, वर्किंग ऑन फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है समझना, उससे पहले आप समझो कि ये किस प्लांट पे काम कर रहे थे। सबसे पहले ये देखो कोलियोप्टाइल क्या होता है, व्हाट इज कोलियोप्टाइल। एक वर्ड है जिसका नाम है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल शब्द का मतलब ये होता है कि जब सीड में से ऐसे शूट निकलती है, ये जो शूट निकली है, ये अगर मोनोकोट का सीड होता तो इस शूट के अराउंड, ये मान लो मोनोकोट का सीड है, ये किसका सीड है, मोनोकोट का।
ये अगर मोनोकोट का सीड है तो ये जो शूट निकली है इसके अराउंड कुछ पतली सी लीफ जैसा कुछ होता है, और ये शूट की टिप है। तो इस शूट की टिप को हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कोलियोप्टाइल शब्द का मतलब होता है मेरे पास जो स्टेम की टिप है उसको लीफ जैसा कुछ सराउंड करता है, ऐसे उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। जिसको नहीं समझ आ रहा मैं रिपीट करूंगा इसे। कोलियोप्टाइल शब्द को समझो पहले क्या होगा। आपको यह समझ में आना चाहिए कि सीड में से रूट और शूट दो चीज बनती है। शूट जब ग्रो करता है तो जो उसकी टिप होती है, टिप का मतलब आखिरी हिस्सा, टिप का मतलब आखिरी हिस्सा, ये जो टिप होती है इसके ऊपर कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनता है हल्का सा। तो ये जो टिप है इस टिप को हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल बोल देते हैं। मतलब वो कोलियोप्टाइल की टिप हो गई। आप समझो कोलियोप्टाइल क्या हो गया? इतना एरिया, समझे इसे, इतना एरिया जिसमें मेरे पास ये लीफ से ऐसे सराउंड है, इस पूरे को मैं बोल रहा हूं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल, और ये कोलियोप्टाइल की टिप है। ये किसकी टिप है? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है। तो कोलियोप्टाइल का मतलब होता है, कोलियोप्टाइल का मतलब होता है कि जो प्लांट जब बनता है उसकी जो शूट होती है, शूट का मतलब जिससे स्टेम बनेगा, उस शूट के टॉप का पार्ट उसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। उस टॉप पार्ट में क्या होता है? ऐसा लीफ जैसा कुछ होता है और एक टिप होती है। तो टिप जो मतलब एकदम टॉप एरिया उसे हम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो कोलियोप्टाइल का मतलब पहले समझ लो। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस पर? कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर। तो ये क्या कर रहे थे बेटा? ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस पर? एक्सपेरिमेंट ऑन कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास एक मोनोकोट है, उसके कोलियोप्टाइल पर। किस पे काम कर रहे थे? कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पे काम कर रहे थे। आप समझना ध्यान से, कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पे काम कर रहे थे। कोलियोप्टाइल पे काम कर रहे थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? सुन लो ध्यान से। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दे पहले सुन लो, सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। दे ऑब्जर्व यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट लीड टू बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल। मतलब क्या हुआ? सुन लो, यहां पर एक शब्द है यूनिलेटरल। जैसे मान लो ये प्लांट की टिप है, दिस इज टिप। लाइट इधर से डाल रहा हूं तो यूनिलेटरल, इधर से डालूंगा यूनिलेटरल, मतलब एक दिशा से। अगर एक दिशा से लाइट टिप पर डालते हैं तो वो टिप ऐसे बेंड करती है। ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। कोलियोप्टाइल का मतलब शूट की टिप। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अगर किसी एक सिंगल डायरेक्शन से लाइट डाल रहा हूं, जिसे यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन मतलब लाइट डालना, उसकी वजह से मेरे पास इस कोलियोप्टाइल की क्या हो गई? बेंडिंग हो गई। इस कोलियोप्टाइल की क्या हो गई? ऐसे बेंडिंग हो गई। आप समझ लो, यूनिलेटरल का मतलब एक डायरेक्शन से लाइट पड़ने पर क्या हो गई? बेंडिंग हो गई। क्या हो गई? बेंडिंग हो गई। अब ये क्या पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे लाइट का इफेक्ट, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो इन्होंने बाद में यह देखा कि कोई ना कोई ऐसा डिफ्यूजिबल कंपाउंड है जो टॉप से नीचे गया होगा, जिसने बेंडिंग कराई। पहले मेरी बात पूरी समझना तो आपको समझ आ जाएगी। इधर देखो, हमने 5 साइंटिस्ट पढ़ने हैं, पर मेरा मेन फोकस किस पर है? चार्ल्स डार्विन और किस पर? चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, FW वेंट पर ज्यादा फोकस है। अगली बात, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन जो फादर और सन थे, वो लोग किस पर काम कर रहे थे? एक टॉपिक था फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट का मतलब मूवमेंट, प्लांट ऐसे मूव करे ग्रो करते हुए। ट्रॉपिक मूवमेंट याद रखना, अगर प्लांट किसी भी दिशा में किसी भी स्टिमुलस होता है कोई भी बाहरी बदलाव, किसी भी स्टिमुलस की तरफ चला जाए, उससे दूर चला जाए, उसे हम ट्रॉपिज्म कहते हैं, ग्रोथ करके। तो फोटोट्रॉपिज्म है लाइट की प्रेजेंस में। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम ये कह रहे हैं
कि डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे। उन्होंने जो प्लांट लिया उसका नाम क्या था? कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास की जो टिप होती है उसके आसपास थोड़ी सी लीफ अगर ऐसे सराउंड हो, उस स्ट्रक्चर को कोलियोप्टाइल कहते हैं। कोलियोप्टाइल की ये मेरे पास टिप है। उन्होंने ये देखा कि जब कोलियोप्टाइल पर यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन करते हैं लाइट की, तो कोलियोप्टाइल ऐसे बेंड करता है। क्या होता है? कोलियोप्टाइल क्या करता है बेटा? ऐसे बेंड कर जाता है। इस तरीके से उसकी बेंडिंग होती है। ये जो बेंडिंग होती है, ये जो बेंडिंग हुई हमारे पास, ये बेंडिंग हुई किसकी वजह से? केमिकल की वजह से, जो डिफ्यूजिबल केमिकल है। डिफ्यूजिबल केमिकल का मतलब ये हुआ, इन्होंने क्या किया, सुन लो ध्यान से। ये उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। ऐसे कोलियोप्टाइल लिया, दिस इज कोलियोप्टाइल, कैनरी ग्रास की टिप कोलियोप्टाइल है, दिस इज कोलियोप्टाइल। इस कोलियोप्टाइल पर उन्होंने लाइट दिखाई। लाइट दिखाई एक दिशा से, एक डायरेक्शन से ऐसे लाइट डाली। उससे क्या हुआ? ये बेंड कर गया। आप समझना, उससे क्या हुआ? ये बेंडिंग हो गई। ठीक है, क्या हो गई? बेंडिंग हो गई। और बेंडिंग किस दिशा में हुई? लाइट की तरफ हुई। ठीक है, लाइट के डायरेक्शन में हुई। अब उन्होंने क्या किया? टिप को काट दिया। देखो पूरे कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हुई, एंटायर कोलियोप्टाइल बेंड कर गया। पूरा का पूरा कोलियोप्टाइल का मतलब होता है टिप, बेंड कर गई पूरी की पूरी। फिर उन्होंने क्या किया? टिप काट दी। क्या काट दी? टिप काट दी। देखो मेरे पास मान लो ये कोलियोप्टाइल बना दिया। अब इस कोलियोप्टाइल की उन्होंने टिप रिमूव कर दी। टिप रिमूव करने को टिप काट दी ऐसे, यहां से बेटा उसकी टिप काट दी ऐसे। देखो इसकी टिप इस तरीके से काट दी ऐसे, ये देख रहे हो, इस टिप को इस तरीके से कट कर दिया। टिप रिमूव करने को कहते हैं डीकैपिटेशन। क्या बोलते हैं? डीकैपिटेशन। टिप रिमूव कर दी। अब उसके बाद क्या किया? टिप रिमूव करने के बाद उस पर लाइट लगाई, इस तरीके से लाइट दी। जब लाइट दी पर बेंडिंग नहीं हुई, तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये यहां से कोई केमिकल बनता है जो नीचे डिफ्यूज करके बेंडिंग कराता है। देखो केमिकल यहां बनता है और बेंडिंग यहां से ऐसे होती है ये। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन थी? ऑब्जर्वेशन बाय डार्विन। ऑब्जर्वेशन बाय डार्विन, डार्विन की ये ऑब्जर्वेशन थी कि सम डिफ्यूजिबल कंपाउंड, वो डिफ्यूजिबल कंपाउंड क्या था? ऑक्सिन था। सम डिफ्यूजिबल कंपाउंड जो कि ऑक्सिन था, वो डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूज फ्रॉम टिप एंड प्रमोट बेंडिंग। वो प्रमोट कर रहा है बेंडिंग। किसकी बेंडिंग प्रमोट कर रहा है? देखो बन यहां रहा है, नीचे जाके यहां से बेंडिंग करा रहा है। तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन फोटोट्रॉपिज्म पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा यार ये प्लांट बेंड कर रहा है। उन्होंने दो तीन काम करके देखे। एक उन्होंने टिप काट कर देखा, दूसरा उन्होंने एक काम और करके देखा। देखो एक काम और उन्होंने करके देखा, वो ये था, उन्होंने ऐसे प्लांट बनाया ऐसे, ठीक है। एक उसको कवर करके देखा ब्लैक पेपर से, एक उन्होंने कवर किया यहां पर ब्लैक पेपर से, और एक उन्होंने कवर किया यहां ब्लैक पेपर से। ये मेरे पास ब्लैक पेपर है। मुझे बताओ ए और बी केस में किसमें मेरे पास बेंडिंग हो जाएगी अगर लाइट दूं? मेरे पास यहां ब्लैक पेपर दिया, यहां भी ब्लैक पेपर से कवर किया, तो ए और बी केस में किसमें बेंडिंग होगी? इसमें बेंडिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, लाइट जो है मेरे पास, अगर मैं यहां सन दिखा दूं, लाइट दिखा दूं, यहां पर लाइट दिखाऊं, लाइट अगर दोनों केस में दिखाऊं, तो यहां पर तो मैंने टिप कवर कर दी है यहां, और यहां नीचे कवर किया, ऊपर से तो ये दिख रहा है ना, तो बेंडिंग इस केस में होगी, ए केस में, बी में नहीं होगी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि कोई केमिकल है जो ऊपर से बन के नीचे मूव करता है। देखो यहां से बन के नीचे मूव करता है। इतनी बात समझ में आ गई? पहले बताओ, चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इल्यूमिनेशन शब्द का मतलब लाइट देना। क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? एक ही बेंडिंग होगी। आ गया समझ आ गया? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट अलाउ बेंडिंग, एंटायर बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल।
ये उन्होंने प्रूफ किया, और कुछ डिफ्यूजिबल केमिकल था। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? ये लोग किस पे काम कर रहे थे? कैनरी ग्रास पे। टॉपिक क्या था? फोटोट्रोपिज्म। बाय मिस्टेक इन्होंने ऑक्सिन डिस्कवर कर दिया। क्लियर? बाय मिस्टेक उन्होंने ऑक्सिन डिस्कवर कर दिया। मैं यही चीज आपको, देखो मैं एनसीईआरटी दिखाता हूं आपको, आप कहोगे सर बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं हम लोग जो एनसीईआरटी ने दिया है। देखो देखो क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना, मेजर ग्रुप हैव बीन एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए थे एज दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन वेयर दे वर ऑब्जर्व दैट कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पॉन्डेड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, ठीक है, आफ्टर सीरीज ऑफ, मतलब लाइट की तरफ ग्रो की, और आफ्टर सीरीज ऑफ, देख उन्होंने कंक्लूड किया कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, मतलब उस टिप पर कोई ऐसा केमिकल बन रहा है जो ट्रांसमिट हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ एंटायर, मतलब उस टिप पर कुछ ऐसा केमिकल बन रहा है जिसे हम ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं। उनका एक ट्रांसमिट मतलब ऊपर से नीचे मूव करके वो बेंडिंग करा रहा है। ये था उन्होंने। अब मैं एफडब्ल्यू वेंट और बॉयसन जेंसन के बारे में बता रहा हूं, ऑल्दो आपको पढ़ना सिर्फ किसके बारे में है, बेटा, कैनरी ग्रास पौधे का नाम है बेटा। कैनरी ग्रास जैसे गेहूं चावल होता है ना, ऐसे ही कैनरी ग्रास एक प्लांट का नाम है। क्लियर है? हाँ, फोटोट्रोपिज्म का मतलब है, ट्रोपिज्म होता है बच्चे मूवमेंट देखो मैं आपको बताता हूं, मूवमेंट दो तरह की होती है, मैं आगे बढ़ा ऐसे पीछे हटा, दैट इज लोकोमोशन मूवमेंट हो गई। ठीक है, एक मूवमेंट क्या होती है जिसमें प्लांट क्या करता है, ग्रो करते हुए मूव करता है, उसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मैं इसलिए लाइव नहीं पढ़ाता कि ज्यादा हम नहीं पढ़ पाते हैं और टाइम बहुत हो जाता है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता नॉर्मली। हाँ ठीक है, मैं एक्चुअल में वो चीज जानता हूं जो बेस्ट होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड से बेस्ट आएगा तो रिकॉर्डेड देंगे। ठीक है, हाँ क्लियर। मैं अपना बता रहा हूं बेटा, मेरे को मतलब उसके लिए क्या आप एफर्ट पड़ता है। जैसे कल वाली क्लास में आपको जेन्युइन बताता हूं, कल वाली क्लास मैंने 4:30 बजे उठ के रिकॉर्ड करी थी। आज वाली क्लास में मैंने अलार्म लगाया था 4 बजे का, मेरे को उठा ही नहीं गया। बिल्कुल जेन्युइन, झूठ नहीं बोल रहा इसमें, मैं ऐसे चीजों में झूठ नहीं बोलता। मेरी बिल्कुल हालत नहीं हुई क्योंकि कल मैं सोया ही 3-4 घंटे था, तो दोबारा नेक्स्ट डे फिर उठा नहीं गया, तो इस वजह से मैंने फिर इसको आपको पढ़ा दिया। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अभी पढ़ लो बेटा। वो फुली सीडलिंग, हाँ फुली सीडलिंग का मत करो, फुली सीडलिंग वो जिबरलिन के लिए, उसको छोड़ दो, अभी आ जाओ आगे। पहले मैं जरा बॉयसन जेनसन के लिए बता दूं आपको, एक मैं बॉयसन जेनसन के लिए बता दूं, और एक मैं बना दूं पाल के लिए। कल की क्लास थोड़ी बड़ी आएगी, परेशान मत होना, 2 घंटे 15 मिनट के आसपास आ सकती है। क्लियर? हाँ ठीक है, क्लियर। सुन लो ध्यान से, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। मैंने यहां पाल लिख दिया, ठीक है। बॉयसन एंड जेनसन और पाल, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, रेलेवेंट नहीं है। पहले सुनो दोनों ने क्या काम किया था, सुन लो पहले दोनों ने क्या काम किया था। बॉयसन जेनसन ने क्या किया, देखना, ये मान लो कोलियोप्टाइल है, ध्यान से समझना। कोलियोप्टाइल बेटा टिप को कहते हैं, टिप का मतलब प्लांट की टिप है, कोलियोप्टाइल है। इस कोलियोप्टाइल को हम क्या कर रहे हैं, समझो इस चीज को, कोलियोप्टाइल को हम क्या कर रहे हैं, कोलियोप्टाइल है। इस कोलियोप्टाइल को हम क्या करते हैं, आप समझे ध्यान से, इस कोलियोप्टाइल को हम क्या करेंगे। बॉयसन जेनसन ने क्या किया, कोलियोप्टाइल लिया, पहले समझेंगे इसे। इस कोलियोप्टाइल में कट करके इसके बीच में कुछ ऐसा चीज लगा दिया जिससे चीज डिफ्यूज ना हो, मतलब बीच में उन्होंने एक प्लेट लगा दी ऐसे। ये माइका की प्लेट थी। माइका क्या होता है, माइका चीज को डिफ्यूज करने नहीं देता, माइका की प्लेट लगा दी, विच नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ केमिकल।
केमिकल नीचे नहीं डिफ्यूज कर सकता। जो केमिकल है ऑक्सीजन है वो नीचे डिफ्यूज नहीं कर सकता, वो नीचे नहीं आ पाएगा। अगर वो नीचे नहीं आ पाएगा तो इस केस में अगर इस पे लाइट डालोगे तो बेंडिंग होगी। लाइट डालोगे तो बेंडिंग होगी, बताओ। मैं अगर यहां पर लाइट डालूं, यहां पर लाइट डालूं तो मुझे बताओ बेंडिंग होगी? लाइट देने से बेंडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि माइका की प्लेट नीचे जाने नहीं देगा ऑक्सीजन को। तो इन्होंने क्या किया, इसके बीच में ऐसे माइका की प्लेट लगाई जो डिफ्यूजन ऑफ केमिकल, तो मेरे पास बेंडिंग नहीं हुई। उसके बाद क्या किया मैंने? उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, ये देखो। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो, उन्होंने कुछ और लगाया। मान लो अगार की प्लेट लगा दी, ये अगार है। अगार की प्लेट में से चीज डिफ्यूज कर सकती है। अगार की प्लेट में से क्या है, डिफ्यूज कर सकती है, ये केमिकल डिफ्यूज कर सकता है। तो अगर मैं यहां पर लाइट लगाता हूं ऐसे, तो मेरे पास बेंडिंग हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये प्रूफ हो रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इससे प्रूफ ये हो रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, ऑब्जर्वेशन बन रही है कि डिफ्यूजिबल कंपाउंड को रोका जा सकता है। डिफ्यूजिबल कंपाउंड जो है कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम माइका प्लेट। माइका कोई मान लो प्लास्टिक है, ऐसा कुछ मान लो। अगर आपको नहीं पता माइका क्या है तो सिंपल ही समझो एक प्लास्टिक है कुछ, जिससे रोक सकते हैं। पाल का एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब नहीं आएगा, ये लास्ट ईयर मैं पढ़ा रहा हूं इस चीज को। नेक्स्ट ईयर इसमें से कुछ आया नहीं तो मैं ये दोनों गायब कर दूंगा, बॉयसन, जेनसन और पाल को। ये मेरी अप्रोच होती है, मैं उस टॉपिक को ऑब्जर्व करता हूं। मैं पिछले 6, 7, 8 साल से ये पढ़ा रहा हूं। अगर इनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं कुछ साल के बाद उस चीज को गायब कर देता हूं। ये मेरा अपना अप्रोच है, जिससे मुझे ये पता रहता है कि बच्चे के नोट्स में 1 पेज मैंने कम किया खुद से, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर? आप समझे ध्यान से। ठीक है, आगे देखो पाल ने क्या किया, सुनना ध्यान से। ये बेटा मेरे पास ठीक है, इधर देखो बेटा, ये देखना, इन्होंने क्या किया, समझना इस चीज को। ये टिप है, इन्होंने माइका की प्लेट 2 जगह लगाई, एक इधर लगाई और एक इधर लगाई, और दोनों पे लाइट दी। आप समझना, मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन थ्रू आउट बनता है। ऑक्सीजन वहां बनता है जहां लाइट पड़ती है उसके दूसरी तरफ। समझो इस चीज को। ऑक्सीजन मेरे पास, मान लो मैं यहां लिख रहा हूं नो बेंडिंग, मैंने क्या किया, यहां नो बेंडिंग लिख दी, और मैंने यहां पर लिखी बेंडिंग अकर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से। ये मेरे पास, समझो, मेरे पास यहां पर मैंने लिखा नो बेंडिंग और यहां मैंने लिखा बेंडिंग अकर। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन इस साइड बनता है, ऑक्सीजन जो बनता है वो इस साइड बनता है, यहां कहीं बनता है, तो यहां तो नीचे चला जाएगा, इधर यहां नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब ये आपको समझना है कि ऑक्सीजन जो होता है वो कहां बनता है, जैसे लाइट इस पर पड़ रही है, इस मार्कर पर लाइट पड़ रही है तो इसके दूसरी तरफ बनता है। इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि जो डार्क एरिया होता है उस पर मेरे पास ऑक्सीजन बनता है। जैसे मान लो ये स्ट्रूट है, यहां लाइट पड़ रही है, तो ऑक्सीजन यहां इस सरफेस पे ना बन के यहां बन रहा होगा, यहां ज्यादा ग्रोथ कराएगा तो ही तो बेंडिंग होगी। मैं आपको 2 लाइन खींच देता हूं, 2 लाइन खींच देता हूं। इस लाइन की ग्रोथ ज्यादा कर दो, इसकी कम कर दो, तो इसको बेंड करना पड़ेगा दोनों को बराबर रखने के लिए। भाई ये 2 लाइनें हैं, इधर ग्रोथ ज्यादा कर दो तो इन दोनों को बराबर रखने के लिए इसको बेंड करना पड़ेगा, इसीलिए प्लांट बेंड करता है। क्लियर है? समझ में आया? हां, क्लियर। तो लाइट हमारे पास कहां पर बनेगा, इसका मतलब मेरे पास पाल ने क्या प्रूफ किया कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा इन प्लेस अपोजिट या प्लेस ऑन विच
नो डायरेक्ट लाइट। क्लियर है? यहां तक समझो ध्यान से। अब आगे आओ, आगे आओ। ये पेज काम का नहीं था। इसके बाद आ जाओ फोर्थ साइंटिस्ट। फोर्थ कौन है भाई? फोर्थ हमारे पास है एफडब्ल्यू वेंट। ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। सबसे पहले एफडब्ल्यू वेंट काम कर रहे थे ओट पर। इन्होंने काम किया कैनरी ग्रास पे नहीं। वर्कड ऑन कैनरी ग्रास। ये क्वेश्चन गलत करोगे। ओट, ओट को कहते हैं अवीना सटाइवा। इस पर काम कर रहे थे। ठीक है, किस पर काम कर रहे थे? एफडब्ल्यू वेंट वर्क कर रहे थे ओट प्लांट पर, ओट के कोलियोप्टाइल पर। अवीना सटाइवा उस पे काम कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो काम कर रहे थे ओट पर। ओट मतलब अवीना सटाइवा की कोलियोप्टाइल। देखो उन्होंने क्या किया। ये अवीना सटाइवा का कोलियोप्टाइल है। दिस इज कोलियोप्टाइल। किसका कोलियोप्टाइल है? अवीना सटाइवा का। याद रखना कैनरी ग्रास पे डार्विन काम कर रहे थे। अब जो पूछ रहे होंगे बॉयसन जेंसन पाल, मुझे नहीं पता, करना भी नहीं है तुम्हें। ये किसका है बेटा? ओट का है। ये किसका है? ओट का कोलियोप्टाइल है। देखो उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये यहां पर अगार की प्लेट लगा दी। अगार की प्लेट लगा दी और नीचे माइका लगा दिया। ऐसे यहां माइका लगा दिया। अगार की प्लेट पर उन्होंने क्या किया? अगार की प्लेट पर ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया। मतलब जो ऑक्सीजन था उसको कलेक्ट करा किस पे? अगार की प्लेट पे। ऑक्सीजन यहां जाकर इसमें इकट्ठा हो गया। तो उनके पास क्या मिल गई? एक ऐसी अगार की प्लेट मिल गई जिसमें ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन ऊपर से चला, नीचे माइका ने रोक दिया, तो अगार की प्लेट पर ऑक्सीजन मिल गया। उन्हें ऊपर से नीचे आ रहा था। तो ये अगार की प्लेट है जिसमें मेरे पास ऑक्सीजन है। जिसमें मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन। ऐसा कैसे हुआ था? इन्होंने ये इस तरीके से लाइट दी, ऑक्सीजन बना, ऊपर से नीचे जा रहा था, यहां कलेक्ट कर लिया। अब उन्होंने क्या किया? एक प्लांट लिया जिसकी टिप काट दी। समझना इस बात को। एक प्लांट लिया, एक ओट लिया, ओट का कोलियोप्टाइल लिया, जिसकी उन्होंने क्या कर दी? टिप कट कर दी। जिसकी उन्होंने क्या कर दी? टिप को कट कर दिया। टिप कट कर दी तो इसको हमने लिखा डीकैपिटेटेड। अब ये डीकैपिटेटेड वाले पर उन्होंने खुद से सीधे अगार प्लेट लगा दी। ऐसे यही वाली अगार प्लेट यहां लगा दी है। ये वाली अगार प्लेट यहां लगा दी और बिना लाइट के बेंडिंग हो गई। बिना लाइट के क्या हो गई? बेंडिंग। ऐसे लगाई होगी अगार प्लेट कि उसमें ऑक्सीजन इस तरफ ज्यादा होगा। इधर देखो बेटा, बेंडिंग हो गई बिना लाइट के। तो बेंडिंग विदाउट लाइट। ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि इस अगार प्लेट में पहले से ऑक्सीजन था। अच्छा इसको बेटा मेरी बात सुनो। ऑक्सीजन इस साइड ज्यादा होगा अगार प्लेट में। यहां से इधर डिफ्यूज किया होगा, इसलिए बेंडिंग यहां पर डिफ्यूज किया होगा। तो अगार प्लेट में पहले से ऑक्सीजन था तो बेंडिंग विदाउट लाइट हो गई। तो इसका मतलब इन्होंने क्या प्रूफ किया? कि हम ऑक्सीजन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या प्रूफ किया? इसका मतलब यह हुआ कि वेंट ने क्या किया? कलेक्टेड ऑक्सीजन ऑन अगार प्लेट। किस पे कलेक्ट किया? अगार प्लेट में। और यह दिखाया कि भाई मैं उसको कलेक्ट करके बिना लाइट से भी बेंडिंग करा सकता हूं क्योंकि ऑक्सीजन आ गया। यहां ऑक्सीजन ज्यादा था बेटा, इधर, इसलिए उसने यहां पर बेंडिंग कराई, ऐसे मुड़ा। क्लियर? समझ आ गई? यहां तक समझ में आ गई? बिना लाइट के बेंडिंग क्यों हुई है? क्योंकि ऑक्सीजन अगार प्लेट में थी। इस साइड ज्यादा थी, ऐसे गया होगा, डिफ्यूज किया होगा, इस तरीके से बेंडिंग हुई। क्लियर है? ठीक है।
इसका मतलब यह है कि देखो क्या क्या प्रूफ होता है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन सनलाइट की वजह से बनता है। ऑक्सीजन मेरे पास शूट टिप में बनता है, ऊपर से नीचे आता हुआ है, और जहां सनलाइट होती है उसके अपोजिट एरिया में बनता है। ऑक्सीजन जहां बनता है उससे काम करने का एरिया अलग अलग है। क्या मैं ऑब्जर्वेशन लिख सकता हूं? पर प्रॉब्लम यह थी कि इसने क्या सोचा, सुनो ध्यान से। इसने सोचा वेंट ने कि मैं क्यों ना बहुत सारे प्लांट की टिप काटकर उनसे ऑक्सीजन को पीस लूं, उसमें पीस कर ऑक्सीजन निकाल लूं, पर वो निकाल नहीं पाए थे। तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन ये है, ऑब्जर्वेशन शूट टिप फॉर्म ऑक्सीजन कहां पे? इन डार्कर साइड पे मूव करेगा, मूव डाउनवर्ड फ्रॉम टिप टू पॉइंट ऑफ एक्शन। ये देखो, दिस इज पॉइंट ऑफ सिंथेसिस। यहां पर ऑक्सीजन बन रहा है, यहां से बेंडिंग करा रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन है। क्लियर? हां बिल्कुल सही है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। क्लियर? तो दिस इज पॉइंट ऑफ सिंथेसिस, दिस इज पॉइंट ऑफ एक्शन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हो गई, शूट टिप फ्रॉम ऑक्सीजन इन डार्कर साइड मूव डाउनवर्ड फ्रॉम टिप टू पॉइंट ऑफ एक्शन। इस टिप से मेरे पास इस साइड आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई। क्लियर होगी बात? ये चीज आ गई बेटा, समझ लो इस बात को। तो ये टिप से पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब मेरे पास नीचे की तरफ आएगा और ऐसे मेरे पास ये क्या करेगी, बेंड करेगी। क्लियर है? ये चीज हमने समझनी है। उसके बाद आपको एक चीज और यहां पर समझनी है बेटा। देखो, अगर क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनेंगे, अगर क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस, किसने किया? किसने ऑक्सीजन डिस्कवर किया? चार्ल्स डार्विन। ये याद करना है हमने, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, इसने किया। फिर दूसरा ऑक्सीजन आइसोलेटेड, लेकिन यहां पर लिखा अगार प्लेट पे। किस पे निकाला? अगार प्लेट पे। ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड, पहली बार ऑक्सीजन को अलग किसने किया? ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड। अगर यह क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे FW वेंट ने, लेकिन उसने अगार प्लेट पे किया, उसने सारी टिप पीसी, ऑक्सीजन मिला नहीं। तो फिर क्या हुआ? वो कहां से मिला? उसने कहा कि ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड इन फ्री फॉर्म, इन फ्री फॉर्म कहां से? फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। किसने किया? बाई कोगल एंड स्मिथ। कोगल और स्मिथ ने किया। तो ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड इन फ्री फॉर्म, ऑक्सीजन सबसे पहले आइसोलेट हुआ फ्री फॉर्म में। किसने किया? कोगल और स्मिथ ने। कहां से? ह्यूमन यूरिन से, और वो था IAA। अब ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन कैसे निकला। मेरी बात सुनो, इंडोल एसिटिक एसिड। आपको यह समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है कोई मतलब ऐसा केमिकल नहीं है जो सिर्फ प्लांट में होता है। वो तो एक सिंपल केमिकल है जो अगर कहीं भी बन रहा होगा उसको हम यूज कर सकते हैं प्लांट में। एक्चुअल में क्या होता है, जिस पर्सन को एक डिजीज होती है पेलेग्रा, उसमें ट्रिप्टोफान में लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है उसे, तो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से ऑक्सीजन बनता है। तो होगा क्या, मान लो ट्रिप्टोफान जो होगा, समझना मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं कहता हूं कि ह्यूमन यूरिन में ट्रिप्टोफान आ रहा है। ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड होता है जिसमें इंडोल रिंग होती है। तो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा, उसके यूरिन में ऑक्सीजन जैसा एक कंपाउंड मिला, तो वो फर्स्ट आइसोलेटेड कहां से किया गया, मैं रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय डार्विन,
ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड बाय FW वेंट, पर किस पर? अगार प्लेट पर। फ्री फॉर्म में पहली बार ऑक्सीजन ह्यूमन यूरिन से निकला। ह्यूमन यूरिन का मतलब यहां पर यह कहना चाह रहे हैं हम कि एक पर्सन जिसको बीमारी थी पेलेग्रा, उसमें ट्रिप्टोफान का मेटाबॉलिज्म इंटरफेयर हो गया होगा। तो जब किसी चीज का मेटाबॉलिज्म इंटरफेयर होता है तो यूरिन में आने लगती है, तो ट्रिप्टोफान मॉडिफाई होकर यूरिन में आया होगा और उसकी मॉडिफिकेशन एक अमीनो एक वो बनाती है ऑक्सीजन, जिसे इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। मेरा पॉइंट ये है हमारी बॉडी में भी एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान। प्लांट ट्रिप्टोफान से ऑक्सीजन बनाता है, हम ऑक्सीजन नहीं बनाते। लेकिन अगर किसी बीमारी में ट्रिप्टोफान ज्यादा हो जाए या मेटाबोलाइज ना हो, यूज ना हो, उस केस में ट्रिप्टोफान मॉडिफाई होकर ऑक्सीजन जैसा कंपाउंड बना रहा था। इसीलिए हम कह रहे हैं फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कहां से? ह्यूमन यूरिन। क्लियर, समझ में आई? बताओ जल्दी से। जा भाई, 10:30 अटेंड करनी है तो जा, तेरे को आधे घंटे का गैप चाहिए, जा भाई, मैंने कब रोका है ना? ठीक है, जिसकी केमिस्ट्री क्लास है वो ऑफ करें क्लास, जाएं घर, उन्हें किसी ने नहीं रोका। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा अभी जल्दी से। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है वो बता रहा हूं मैं आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बीमारी डिजीज पेलेग्रा, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से वो चीज बनती है। ठीक है, 5-7 मिनट दे, मुझे कुछ चीजें बतानी है, बस सुन लो ध्यान से। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। ऑक्सीजन की हमने डिस्कवरी बता दी। दूसरा पॉइंट सुनो, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रीकर्सर क्या है? ऑक्सीजन किससे बनता है? हम लिखेंगे ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। हमारे पास एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान विच इज मोस्ट जिसमें इंडोल रिंग होती है। देखो, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड कुछ ऐसा होता है बेटा, उसमें ये रिंग होती है, दिस इज इंडोल रिंग, इंडोल रिंग होती है इन दिस अमीनो एसिड। इसीलिए इससे क्या बनता? ऑक्सीजन बनता है। उसके बाद साइट ऑफ सिंथेसिस, ऑक्सीजन कहां बनता है? प्लांट में ऑक्सीजन कहां बनता है? समझना ध्यान से, प्लांट में ऑक्सीजन कहां बनता है? समझो इधर देखो, मैंने ये प्लांट बना दिया, ये मेरे पास लीफ बन गई ऐसे, ये मैंने प्लांट बना दिया, ये मेरे पास लीफ बन गई। तो मेरे पास ये जो है, दिस इज शूट टिप, शूट एपेक्स, दिस इज रूट एपेक्स, रूट की टिप है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन कहां बनता है? ऑक्सीजन सिंथेसाइज एट शूट एंड रूट एपेक्स, शूट और रूट एपेक्स पे बनता है। क्लियर है? साइट ऑफ सिंथेसिस हो गई, प्रिकर्सर हो गया। आप देख लो ध्यान से, हमारे पास ये डिस्कवरी को लेकर हो गया, साइट ऑफ सिंथेसिस में प्रिकर्सर, और ये बता दिया मैंने। अब देखो, प्रिकर्सर बता दिया किससे बनता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन सुन लो भाई। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास दो तरह के ऑक्सीजन होते हैं। एक नेचुरल ऑक्सीजन जो प्लांट से मिलता है, नेचुरल ऑक्सीजन वो होगा जो कहां से होगा? सिंथेसाइज इन प्लांट, जो प्लांट में बनता है। सिंथेसाइज इन प्लांट, प्लांट में बनता है, उसका नाम है IAA, इंडोल रिंग होगी, इंडोल एसिटिक एसिड। फोकस करो, मैं जो बताने वाला हूं। देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है, मैं आपसे एक चीज बताता हूं। मान लो प्लांट के अंदर एक केमिकल बनता है जिसे नेचुरल ऑक्सीजन कह रहा हूं। मैं उस नेचुरल ऑक्सीजन को अगर बहुत ज्यादा मात्रा में निकाल सकता हूं तो उसे ही एग्रीकल्चर में यूज कर लूंगा। अगर नेचुरल को मैं निकाल नहीं सकता
तो मैं उसके मिलता जुलता उसके जैसे काम का कोई दूसरा केमिकल बनाऊंगा जिसे सिंथेटिक ऑक्सीजन कहेंगे। मतलब मेरे पास दो तरह के ऑक्सीजन होते हैं, एक नेचुरल ऑक्सीजन होता है और एक सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक वो होता है जिसे मैं लैब में बनाता हूं। लैब में क्यों बनाता हूं? क्योंकि प्लांट से मैं नेचुरल बहुत सारे निकाल नहीं सकता। मैं एग्रीकल्चर में यूज करना चाह रहा हूं तो मैं बहुत सारा निकाल नहीं सकता, इसलिए मैं नेचुरल बनाता हूं। आप समझो ध्यान से, सॉरी नेचुरल होते हैं तो ऐसा नेचुरल में दो हैं, आईए आईबीए। आईबीए है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड आईबीए। सिंथेटिक ऑक्सीजन मेरे पास क्या है? 2,4-D 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर? फिर एक है NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मेरे पास आप समझो, इस चीज को समझना है। मेरे पास दो तरह के ऑक्सीजन है, एक नेचुरल है एक सिंथेटिक है। नेचुरल ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होता है जो प्लांट में बनता है पर उसे मैं कमर्शियली बहुत सारा निकाल नहीं पाता, इसलिए मुझे लैब में सिंथेटिक बनाने पड़ते हैं। इन दोनों का सिमिलर रोल है, दे हैव सेम रोल सो वाइडली यूज्ड, दोनों यूज होते हैं, वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर। और अगर फ्लावर इंडस्ट्री में या कुछ ऐसी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में प्लांट ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं उसे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों को इस्तेमाल करते हैं पर ये निकाल नहीं पाते ज्यादा अमाउंट में, इसलिए मुझे इनकी जरूरत पड़ती है जिसे सिंथेटिक ऑक्सीजन कहते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? बेटा ह्यूमन यूरिन से आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं ह्यूमन यूरिन से मेरे पास मान लो ये मिला था, तो ये एक्चुअल में केमिकल कंपाउंड है जो ट्रिप्टोफान से कन्वर्ट हो गया था किसी कारण से, इसलिए आइसोलेट कर पाए थे। पर ये थोड़ी है कि ह्यूमन के अंदर वो ग्रोथ करा रहा होगा, नहीं, वो तो अलग काम कर रहा था ट्रिप्टोफान। यहां तक समझो इस चीज को। क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखो, ये देख लो बेटा, लास्ट चीज देख लो, रोल नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा इसका। बायो एस्से देख लो, व्हाट इज बायो एस्से, समझना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। बायो एस्से एनसीईआरटी में नहीं है पर यह आता है। बायो एस्से क्या होते हैं? बायो का मतलब समझ लो, बायो का मतलब है यहां पर लिविंग, एस्से का मतलब है टेस्ट। तो बायो एस्से क्या होते हैं? इट इज टेस्ट ऑन लिविंग प्लांट टिश्यू पर किया गया टेस्ट टू फाइंड, क्या पता करना है, कौन सा टेस्ट है? देखो लिविंग टेस्ट, तो लिविंग टेस्ट टिश्यू पर देखो, जैसे हम लोग करते हैं ना कैंसर का डिटेक्शन करते हैं उसे कहते हैं ऑटोप्सी, या सॉरी बायोप्सी कहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, उसमें टिश्यू निकाल के चेक करते हैं। किसी लिविंग प्लांट पर केमिकल डाल के, हार्मोन डाल के अगर हम टेस्ट करें कि वो क्या रोल कर रहा है और कितनी कंसंट्रेशन पे वो रोल कर रहा है, उसे बायो एस्से कहते हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे रोल ऑफ हार्मोन एंड कंसंट्रेशन ऑन विच दिस रोल अकर, ये रोल किस कंसंट्रेशन पर हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बायो एस्से बोलेंगे। तो बायो एस्से क्या होता है? बायो एस्से क्या होता है कि क्या रोल है हार्मोन का और किस कंसंट्रेशन पर यह रोल होता है, इसे बायो एस्से कहते हैं। सुन लो ध्यान से, बायो एस्से का मतलब है टेस्ट। मान लो ये एक पौधा है, इस पौधे पे मैंने 5 मोलर ऑक्सीजन डाला, ग्रोथ हो गई, 10 मोलर डाला, ग्रोथ नहीं हुई। तो किस कंसंट्रेशन पर यह रोल आई और क्या रोल आई? ग्रोथ होना रोल है, इसे बायो एस्से कहते हैं। तो बायो एस्से का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट जो कंसंट्रेशन पर, कितनी कंसंट्रेशन पर हो रहा है और कौन सा रोल हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ये वेंट ने डिस्कवर किया था, बायो एस्से डिस्कवर बाय वेंट। आप देख रहे हो अवीना पर उसी ने काम किया था ना, वेंट ने डिस्कवर किया था। उस वेंट ने बताया कि मेरे पास देखो, उसने ग्राफ प्लॉट किया, उसने यहां पर ऐसे टिप देखी जो बेंड हो रखी है
और इसमें उसने अगार प्लेट में ये ऑक्सिन डाला हुआ है। तो ये देखो डिग्री ऑफ बेंडिंग है यहां पर, ये क्या है, कितने डिग्री बेंड हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, जितना ज्यादा मैं ऑक्सिन डालूंगा तो डिग्री ऑफ बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन अगार प्लेट। जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई, बायो का मतलब लिविंग, एसे का मतलब टेस्ट, लिविंग टिश्यू पर किसी भी हार्मोन का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे बायो एसे कहते हैं, दैट इज रोल। मेरे पास अवीना का टिप ऐसे बेंड करता ऑक्सिन की वजह से, तो कितना डिग्री बेंड किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन के। और ये टेस्ट किसने डेवलप किया है, वेंट ने, FW वेंट ने, क्योंकि प्लांट का नाम क्या है, अवीना। तो आपको नीट में क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सिन के बायो एसे का नाम क्या है, आप देखोगे अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट करके लिखा होगा। अवीना का मतलब ओट के प्लांट में करते हैं इसे, क्लियर है। अगार प्लेट बेटा, अगार बेटा टेंड्रिल में कैसे होती है बेंडिंग, आप बताओ मुझे। टेंड्रिल देखा आपने कभी, टेंड्रिल इसे कहते हैं। तो ये जिसके भी कांटेक्ट में आता है, जैसे मान लो इसके कांटेक्ट में आया, ये यहां ऐसे ग्रो करके बेंड करता चला जाता है, तो ऐसे ऐसे बेंड करता चला जाता है, ठीक है बेटा। ये नहीं पता ओट क्यों यूज किया उसने, वाई ही यूज ओट, मैं पढ़ के बता दूंगा आपको, ठीक है। वाई ही यूज ओट नहीं पता, क्लियर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना, अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट है हमारे पास। अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट किसने डिस्कवर किया था, ये याद रखना आपने। अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट किसने डिस्कवर किया, वेंट ने, क्लियर है बेटा। 2,4-D वाला क्वेश्चन नीट में था, वो तो रोल में पढ़ाऊंगा ना मैं। रोल कहां पढ़ाया आज आपको, रोल तो पढ़ाया नहीं मैंने, टाइम ही नहीं बना मेरे पास, क्लियर। हाँ हाँ, अभी छुट्टी कर रहे हैं आप लोग, पढ़ो कोई बात नहीं। हाँ भाई कर ले ब्रेकफास्ट, मैं तो सुबह उठते ही खा लेता हूं ना सारा। हाँ कुछ तो ऐसे है, ब्रेकफास्ट करना है, मैं यहां मतलब रोक रहा हूं तुम्हें, खा लो भाई, जाओ खाना, ठीक है जाओ, ठीक है खाना खा लो, पर कोई मक्कारी नहीं, पढ़ाई करेंगे आज। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, डॉक्टर आपने बनना है, आपको कोई बनाना नहीं चाह रहा जबरदस्ती, आपने बनना है तो आपने बनना है। कोई ऐसा नहीं कि आपको चाह रहा है कि, मतलब बहुत से लोग नहीं भी चाह रहे, आप समझो इस चीज को, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, एक मतलब सबसे पहले इन चीजों पे आपको जीतना पड़ता है कि मन नहीं लग रहा पढ़ने में। जिसका मन नहीं लगता उसका जिंदगी में कभी नहीं होना, ठीक है। तो अपने मन को मार के, कंट्रोल करके, ब्रेन को बिठा के खुद को एक जगह पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। हाँ सही है, ठीक है। लाइव बहुत रेयर, कोशिश करूंगा ना लूं, रीजन भी है बेटा, थोड़ा सा सिलेबस का इशू रहता है मेरे साथ ऐसे लाइव में, है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं फिर इंटरेक्ट करने लगता हूं बच्चों के साथ, और फिर मेरी स्पीड वैसे भी स्लो हो जाती है लाइव में, ठीक है, क्लियर। हाँ पर मैं कम नहीं पढ़ाऊंगा आपको कभी भी, ऐसा नहीं कोई चीज छोड़ दूंगा, जो बता रहा हूं उसमें जो भी एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा हल्का सा भी बताऊं, प्लीज उसे जरूर करें, ठीक है बेटा। एब्सिशन का मतलब होता है मुरझा के टूट जाना, सेनिसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होना। सेनिसेंस इज बूढ़ा होना, एब्सिशन इज जैसे लीफ मुरझा के अलग हो जाती है, एब्सिशन, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, टेंड्रिल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, थैंक यू, बाय।